Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. चूँकि जैसा कि आप सबको विदित है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। संध्या समय है, बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है, मौसम ने अचानक से करवट लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बदलते मौसम के साथ कहानियों का जो स्वरूप बदला है, जो शिल्प बदला है, जो भाषा बदली है, उसको भी हम इसी परिप्रेक्ष्य से जोड़ पाएंगे। आप सबको तो ज्ञात ही होगा कि विषय जो है वो समकालीन हिंदी कहानी एवं स्त्री लेखन है। चूँकि इसमें फिर 3 बिंदु जुड़ते हैं, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ। पहला बिंदु ये जुड़ता है समकालीन, दूसरा बिंदु जुड़ता है कहानी, हिंदी कहानी, तीसरा जो बिंदु इसमें जुड़ता है अहम तौर पे वो है स्त्री लेखन। मैं इन तीनों बिंदुओं पर आप अपनी बात रखती हूँ। चूँकि यहाँ पे एक ऑप्शन मैं सर्च कर रही हूँ, आई थिंक वो ऑप्शन इन्होंने ओपन नहीं किया है शेयर का। समकालीन हिंदी कहानी एवं स्त्री लेखन। हाँ, मेरे पे ऑप्शन ओपन नहीं दिखा रहा है, इसलिए मैं इसको सर्च कर रही थी, बट तब भी ऑप्शन नहीं दिखाया। तो मैं अपनी बात यहीं से शुरू करती हूँ, क्योंकि ऑप्शन नहीं आने से दिक्कत हो रही है। कोई नहीं, मैं अपनी बात को शुरू तो कम से कम करती हूँ, क्योंकि 3 बिंदु मैंने जैसा कि बताया कि इसमें है समकालीन हिंदी कहानी और स्त्री लेखन। तो क्यों ना हम अपनी बात की शुरुआत जो है थोड़ी सी समकालीन शब्द पर करते हैं। चूँकि समकालीन शब्द को लेकर के बहुत तरह की व्याख्याएं नहीं हुई हैं, कहीं पर हुई है, कहीं पर नहीं हुई है। चूँकि समकालीन शब्द जो है, समकालीनता का जो मूल अर्थ है वो अंग्रेजी के कोविल एंड कंटेम्परेनिटी से है, जिसका तात्पर्य होता है, जिसका अर्थ होता है उसी समय के कालखंड में होने वाली घटना या प्रवृत्ति, एक ही कालखंड में जी रहे व्यक्ति। लेकिन इस बात को अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीके से अलग अलग ढंग से कहा है। जैसे गंगा प्रसाद सुधांशु सर नमस्कार। जैसे गंगा प्रसाद विमल जी के संदर्भ को अगर मैं ध्यान में रखती हूँ तो वो इस बात को इस तरह से कहते हैं, समकालीन का अर्थ यह नहीं है कि 2 व्यक्ति एक विशेष कालखंड में जी रहे हों और संयोग से भी रचनाशील भी हों। जिस समकालीन या समकालीनता की चर्चा सन 60 के बाद की हिंदी कहानी के संबंध में की जा रही है, उसका शब्दार्थ की धारणा से संबंध नहीं है, अपितु जीवन बोध के आधार पर समानार्थी रचनाकारों को बोध की समान धर्मिता में है। इस बात को उन्होंने समकालीन कहानी दिशा और दृष्टि में कही थी। तो इस संदर्भ को अगर हम लेते हैं तो समकालीनता को लेकर के जिस तरह से विद्वानों ने अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से कही है, जैसे कि मराठी में कहा जाता एकचा बेलचे, निरुपमा सेवती इस बात को कहती हैं एक ही समय में। मतलब समकालीन उस संदर्भ बोध को लेकर के चलना है कि सभी लोग एक समय में ही लिख रहे हों। इसी बात को एक दिन ममता कालिया जी ने भी कहा कि समकालीनता का मतलब है कि एक समय में सभी लोग जो लिख रहे हों वो सभी समकालीन हैं, इसका उम्र से कुछ लेना देना नहीं है। खैर, ये उम्र का दायरा एकदम से बदल जाता है जब इसी बात को हम चंद्रभानु रावत जो हिंदी कहानी फिलवंत में आई थिंक 37-38 नंबर के जो पेज हैं उस पर इस बात का उल्लेख वो करते हैं। तब वो कहते हैं कि नई कहानी में आदर्शीकरण का बिंदु पूर्ण रूप से नहीं किया गया था। समकालीन कहानी ने इस अवशेष से पिंड छुड़ाया। ध्यान दीजिए, पिंड छुड़ाया। अतिरिक्त संवेदनशीलता
और रूमानियत विभिन्न छद्मों में नई कहानी से जुड़ जाती थी। समकालीन कहानी इससे भी भिड़ना शुरू किया। यथार्थ को एकदम सीधा देखने का आग्रह बढ़ा। इस साधना में भाषा का श्रृंगार भी समाप्त हुआ। कहानीकार जीवन के परिवेश और स्थितियों के प्रति बिल्कुल निर्मम और निर्मोही हो गया। आप देखिए कि समकालीन एक तरह से बदलता भी है, तो उसमें निर्मम और निर्मोही का जो स्वरूप है वो जुड़ जाता है। ये एकदम से जुड़ता है। समकालीन कहानी का जो एक अन्यतम वैशिष्ट्य लिया जाता है कि वह एक उपलब्ध यथार्थ से असहमति जताती है, परंतु अपेक्षित यथार्थ के लिए प्रयत्नशील होकर सामाजिकता के दायित्व का निर्वहन भी करती है। यह निर्वहन जो है स्त्री लेखन में आपको धीरे धीरे मैं इस बिंदु पर भी आऊंगी कि कैसे नजर आती है। जैसे एक छोटी सी बात को अगर हम गौर तरफ ढंग से देखें तो वो ये है कि चौथे पांचवें दशकों के लेखक जो है यथार्थ का सृजन करते थे मेरे ख्याल से, और 50 के दशक के जो लेखक हैं वो यथार्थ को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन जो समकालीन कथाकार हैं वो यथार्थ को खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं, प्रयोग करते हैं और परीक्षण करते हैं। यह चीजें स्त्री हो या पुरुष दोनों की रचनाशीलता में विशेष तौर से देखने को मिलती है, ऐसा मुझे विदित होता है। मैं समकालीन लेखन की जो प्रासंगिकता है उसको किसी सीमा में बांधकर देखने में यकीन नहीं करती हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक, कनाडा से लेकर न्यूजीलैंड तक, चीन से लेकर मॉरिशस तक, उत्तर से लेकर पूरब तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक इसकी एक दुनिया बहुत फैली हुई सी है। इस फैली हुई दुनिया में जो चीज हम देख पा रहे हैं वो है स्त्री लेखन को। हम स्त्री लेखन पर फोकस्ड इसलिए हैं कि समकालीन साहित्य ने स्त्री पुरुष के अंतर को बहुत कम कर दिया है। जो इतिहास में जब वो जो चीज हम देखते रहे हैं, समझते रहे हैं या पढ़ते रहे हैं, उससे हम धीरे धीरे बाहर निकले हैं और खुल करके समकालीन से जुड़ पाए हैं। आज की तारीख में साहित्य के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समकालीन को देखते हैं तो वो समकालीन और समकालीनता जो है मिथक की तरह प्रयोग होने लगा है, क्योंकि यह सन 60 के बाद हमारे बीच में एकदम से बैठता है और तेजी से इसकी सघनता बढ़ती जाती है। लेकिन हम थोड़ा सा इतिहास में जाकर के अगर देखते हैं तो सन 1920 से लेकर 1947 का जो समय रहा है वो गद्य की अपेक्षा पद्य साहित्य का अधिक रहा है। और वो उस दौरान महादेवी वर्मा, उनके समवर्ग बहुत सारे लोग थे। सब लोग महादेवी वर्मा का ही ज्यादातर जिक्र करता है, जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा देवी, कमला चौधरी, शिवरानी देवी, होमवती देवी, चंद्रकिरण सोनरेखा, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, कमला त्रिवेणी, तमाम तरह की स्त्रियां लिख रही थी। और उनके लेखन का जो मुख्य स्वर था वह विधवा विवाह निषेध, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा विरोध, दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह। खास करके उनके जो लेखन के स्वर थे वो कुप्रथाओं का विरोध था। लेकिन 1900 से 1920 तक का जब समय हम देखते हैं तो अचानक से पटल पे एक नाम उभरता है, वो राजबाला घोष, जिसे हम बंग महिला के नाम से जानते हैं। इनके अतिरिक्त भी सरस्वती गुप्ता, प्रेमवदा देवी, हेमंत कुमार चौधरी और यशोदा देवी तमाम तरह की स्त्रियां लिख रही थीं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा न तो इतिहास में लिखा गया ना ही चर्चा की जाती है। अगर हम समकाल को बड़ा गंभीरता से देखते हैं और देखते हैं कि समकाल का जो समय शुरू होता है उसके पहले कितने चरण होते हैं, खास करके स्त्री लेखन के, तो मेरे ख्याल से जो प्रथम चरण होता है वो 1860 से 1900 तक का होता है। प्रथम चरण के आखिरी दशक में स्त्रियां जुड़ती हैं, क्योंकि हिंदी रचना की जो पहली रचना मिलती है बंग महिला की, वो सन 1900 में मिलती है। इसलिए पहला दशक हम छोड़ देंगे, प्रथम चरण छोड़ देते हैं। तो द्वितीय चरण जो है 1900 से 1930 तक है। कहीं कहीं पे ये 20 भी लिखा आपको मिल सकता है, लेकिन मेरा ख्याल से यह 30 तक जाएगा। उसके बाद तृतीय चरण है 1930 से 1960 तक,
और चतुर्थ चरण जो है 1960 से अब तक, 1960 से लेकर के अब तक का जो समय है वही मूल रूप से समकालीनता है। और समकालीन जो शब्द है वो इतना बड़ा, इतना व्यापक और इतना विस्तार लिए हुए है कि उसे हम किसी सीमा में निबद्ध कर ही नहीं पा रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से इसका मूल्यांकन भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में इसका इतिहास लेखन थोड़ा सा मुझे लगता है कि दुरूह है। कहानी कोई भी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। मुझे इस संदर्भ में अमृता प्रीतम का एक कथन बड़ा मौजू समझ में आता है कि दुनिया की कोई भी कहानी पहली कहानी हो सकती है। और उनका इस संदर्भ में कहना था कि जब बच्चे ने अपनी मासूम आंखों से पहली बार दुनिया के रंग और फूल पत्ते देखे, चांद और सितारे देखे, तो हैरत में आकर उसने अपने बूढ़े दादा दादी, नाना नानी के गले में बाहें डालकर दुनिया को जानने के लिए जो प्रथम सवालात पूछे, तो उन्होंने जिस कल्पना के परिप्रेक्ष्य में या आगोश में जा करके अपनी बातें उनको सुनाई, वही तर्जुमान में से जो शब्द गढ़े, वही शब्द दुनिया की सबसे पहली कहानी है। तो सबसे पहली कहानी जो है वो किसी विधिवत इतिहास लेखन से नहीं जुड़ा है, बल्कि कहीं न कहीं स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी ने अपने बच्चों को अपने मुखार बिंदु से जिन कल्पनाओं के द्वारा सुनाया होगा, कहानी ने वहीं से जन्म लेना शुरू किया। अब जन्म जब कहानी ने ले लिया तो कहानी में प्रयोग की जो प्रवृत्ति है वो कब पैदा हुई, ये देखने वाली बात है। दरअसल कहानी जो है एक डिस्कोर्स खड़ा करने लगी है। पहले यह डिस्कोर्स नहीं था, पहले एक मुद्दा हुआ करता था, वो मूल रूप से आज़ादी था। और आज़ादी के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तब जाकर के हम एक मुहिम से जुड़ने लगते हैं। कहानी हमेशा जो है अपने समय काल को परिभाषित करने की एक प्रवृत्ति है और एक प्रक्रिया है। जैसे कि अक्सर महिलाओं पर एक आरोप लगता रहा है कि महिलाओं का जो लेखन है, मैं इन दिनों मैंने 4 आलोचना की किताबें पढ़ी हैं, इत्तेफाक से वो चारों आधार प्रकाशन से आई हैं। उसमें भी उस एक किताब को छोड़ दी जाए तो बाकी की 3 किताबें जो हैं वो स्त्री को उल्लेखित नहीं करती हैं, बल्कि एक खास वर्ग को लेकर के चलती हैं। जो साहित्य का मीटर है हमेशा कहीं न कहीं फिक्स रहा है, व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा किए गए मीटर सेट होने की वजह से। जैसे महिलाओं ने केवल नारी अस्मिता अस्तित्व को ही नहीं जिया है, नहीं लिखा है, बल्कि जीवन के नए मूल्य, दाम्पत्य जीवन के बदलते संबंध, संदर्भ, पारिवारिक मूल्यों और मान्यताओं में बदलाव, व्यक्ति चेतना, अन्याय का विरोध, नीति अनीति आदि विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई है। लेकिन हम जब भी स्त्री लेखन का मूल्यांकन करते हैं तब हमेशा हम सिर्फ एक ही बात का उल्लेख करते हैं कि स्त्री लेखन जो है वो खास खांचे में बंधी होकर के चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है और यह पूर्ण रूप से सच नहीं है। इसी बात को जब गंगा प्रसाद बिमल जी कहते हैं तो ये दूसरी दृष्टि हो जाती है, अपनी दूसरी दृष्टि ग्रहण कर लेती है। लेकिन प्रसाद ने कभी लिखा था और कहा था, प्रकृति रही दुर्जे पराजित, हम सब थे भूले मद में, धर्म और ईश्वर तो गायब ही हो गए हैं, इसे ही मुक्ति की बेचैन तलाश है। दरअसल इसी छटपटाहट से मुक्ति पाने वाला आदमी समकालीन कहानी का पात्र है। आप गौर करें कि समकालीन कहानी का पात्र कौन है। समकालीन कहानी का पात्र वही है जो मुक्ति का संदर्भ सिर्फ किसी खास घटना से न लें, जीवन मरण से न लें, बल्कि किसी भी जकड़बंदी से मुक्त होने की जो उत्कंठा होती है वह मुक्ति होती है। कोई गरीबी से मुक्त होना चाहता है तो उसके परिप्रेक्ष्य में मुक्ति वहाँ है। अगर कोई अपने सामाजिक बेड़ियों से मुक्त होना चाहता है तो मुक्ति उसके लिए वहाँ है। और अगर कोई स्त्री अपने लिए खुला आकाश चुनना चाहती है तो उसकी मुक्ति वहाँ है। तो मुक्ति का जो संदर्भ है अलग अलग तरीके से आप ले सकते हैं, कहानी के परिप्रेक्ष्य में भी, जीवन के परिप्रेक्ष्य में भी और समाज के संदर्भ में भी। आदमी समकालीन कहानी का पात्र है।
कहानी के समय के दबाव से पैदा होती है। मूलतः कहानी जो है समय के दबाव से पैदा होती है, लेखक की अपनी धारणा से नहीं। तो ये जब प्रेम प्रसाद जी इस बात को कहते हैं तब यह बात स्पष्ट हो जाना चाहिए, वो स्पष्ट हो जाता है कि दरअसल किसी भी रचना का जो प्रेशर है वह व्यक्ति खुद से नहीं पैदा करता है, बल्कि हालात, परिस्थितियां और परिवेश उसे ऐसा करने के लिए एक मौजूद समय देते हैं, तब लेखक इसको लिख पाता है। और यह बात देवी शंकर अवस्थी ने बहुत पहले अपनी पुस्तक रचना और आलोचना पुस्तक में कही थी। अब इसी का एक संदर्भ और है, जैसे कि समकालीन समय में आप देख रहे होंगे कि प्रयोग बहुत हो रहे हैं और ये कलात्मक प्रयोग हैं जो बहुत चौंकाते हैं और बहुत बार सुहावने भी लगते हैं। जैसे तत्वगत जो समावेशन है ना, वो कहानी के नैरेटर को पूरी तरह से बदल दे रहा है। उसका नैरेटिव जो है वो हमारे समाज के साथ जाकर के सीधे लड़ने लगता है, मुठभेड़ करने लगता है। अगर हम द्वंद्वात्मक परिस्थितियों को बदल पाने में सक्षम नहीं हैं तो वो कहानी पूर्ण रूप से सफल नहीं मानी जाती है। हालांकि किसी भी काल की कहानी अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, सफल हो सकती है और असफल हो सकती है, क्योंकि जब कसौटी पे समय परिप्रेक्ष्य में कसी जाएगी तो उसकी कसावट जो है पाठक और आलोचक दोनों की मरकज होगी और दोनों की कसौटी पे एक ही समय में दोनों चीजें उतरें शायद संभव नहीं है। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और बदल भी सकता है। मेरा मानना है कि प्रचलित जो शैली और शिल्प है और कथ्य की जो सीमाओं के भीतर रचित कहानी होती है वो पूर्णतः बेजान होती है, बल्कि कहानी वह होती है जिसे हम कालजयी या महान कहते हैं। वो हमारे समय के अवगुंठन से पैदा होती है, हमारे अंदर की वेदना से पैदा होती है और हमारे अंदर जब उद्वेलन पैदा होता है, हमारे आसपास के हालात हमें एकदम से विचलित कर देते हैं। जब उस वक्त जब हमारी कलम उठती है तब वो रचना ज्यादा मार्मिक होती है और समाज के साथ सीधे हमारा संवाद होने लगता है। तो साहित्य जो है संवाद करने का एक प्रक्रिया भी है और व्यक्ति से जोड़ने की प्रवृत्ति भी है। वर्तमान में जो सृजन स्थापना की बजाय व्यक्ति पूजा का जो दौर चला है, उसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि लेखन में बहुत सारे दुराग्रह पैदा हुए हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जो लेखन को स्थापित न करने की बजाय, लेखनी पे बात करने की बजाय हम व्यक्ति की बात करने लगते हैं, व्यक्ति स्थापना की बात करने लगते हैं। तो वहां पर रचना क्या होती है कि रचना खराब हो तो उसकी कसौटी भी खराब होने लगती है, तो हम उसकी कसौटी बदलने लगते हैं। शायद आलोचना के टूल्स भी उसी तरह से काम करने लगते हैं। इस संदर्भ में मुझे कमलेश्वर का कथन ध्यान आ रहा है, जिसे मैंने अभी कोट करके रखा है कि असफल प्रयोग दुरूह और जटिल दिखाई दिए हैं, पर सफल प्रयोग स्पंदित जीवन खंडों के रूप में आज भी धड़क रहे हैं। तो जो धड़कने की जद्दोजहद है, जो धड़कने की जद्दोजहद है, वो लेखन में तब आती है जब लेखक व्यक्ति समय के साथ जुड़ता है, ना कि उससे दूर होकर के अपनी बात कल्पना के अंदर ही कहता है। कल्पना का समावेशन ठीक है, जैसे राकेश बिहारी जी एक बात कहते हैं अपनी आलोचना में कि लेखक को घटना को ज्यों का त्यों नहीं रखना चाहिए, इससे कहानी रिपोर्ट बन जाती है। यह बात बिल्कुल सही है कि रिपोर्ट बन जाती है, लेकिन जब तक हम किसी घटना को अपने आंखों से नहीं देखते हैं तब तक हम अगर उसकी कल्पना पर लिखते हैं तो वो यथार्थ से बहुत दूर हो जाती है, और जो चीज यथार्थ से दूर होती है वो हमें कल्पना लोक में तो ले जाती है, लेकिन वक्त के साथ हमें जोड़ने में नाकाम भी होती है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे यह भी लगता है कि एक जो मानवीय कथाकार होता है वो मनुष्य के संकटों का सामना अपनी कृतियों में ही करता है, और जब कृति और कृतिकार दोनों एक साथ मिलते हैं तब इसकी जो रेंज है वो बड़ी हो जाती है। 1975 में न्यूयॉर्क के एक कवर पेज पर
पुरानी घटना है। कवर पेज पर रॉबर्ट बॉर्न ने सॉक डिजायर डाउन होम के अंतर्गत लिखा था, ऑल सैरो कैन बी ब्राउन इफ यू पुट देन इन ए स्टोरी, अर्थात कहानी व्यक्ति के दुख संसार की कथा है। तो अब हम जब यह बात कह रहे हैं कि कहानी जो है व्यक्ति के दुख संसार की कथा है, तो हम उस कथा से अपने आप को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं, हम उस तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। तो कहानी का जो नैरेटिव तेजी से बदला है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। मैं बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि समकालीन में ये एक द्वंद्वात्मक स्थिति पैदा हुई है। मालती जोशी की एक कहानी है बोल रही कठपुतली, उसमें पत्नी जो है वो परिवार को बचाते बचाते स्वयं बिखर जाती है। तो समकालीन कहानी का जो परिदृश्य है अत्यंत आशाप्रद भी है और समृद्धिदायक है, साथ में वो कहीं कहीं हमको निराश करने की स्थिति में भी ले जाती है। लेकिन आज की स्त्री के जो लेखन का दायरा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आज हम उपभोक्तावादी से लेकर बाजारवाद से लेकर के भूमंडलीकरण से लेकर के टेक्नोलॉजी तक के चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने समय के साथ जुड़ते हैं और जो समय हमारे साथ जुड़ता है तो उसकी चीज़ें हमारी रचना में आना स्वाभाविक है। जैसे आज की स्त्री जब कथा रचती है तो उसमें भ्रष्टाचार भी है, भूमंडलीकृत भी है, समाज के सामाजिक मूल्य भी हैं, पूंजीवाद के जो लोलुप बाजारवादी मानसिकता है वह भी है, और संकटग्रस्त गांव, किसान, असंगठित श्रमिक और भयावह बेरोजगारी, विस्थापन, जल जंगल जमीन का युद्ध, सूखते संबंध और असुरक्षित जीवन शैली भी है। इसमें दलित और स्त्री विमर्श का स्वर सबसे तेज है जल जमीन के अपेक्षा। तो ये चीजें क्यों शामिल होती चली गई, क्योंकि स्त्री हो या पुरुष है, दोनों का जो संबंध है सीधे तौर पर समाज से है, और समाज से अगर हम सच में जुड़े हुए हैं तो समाज की हर रचना से हम जुड़े हुए हैं, और वह रचनाएं हमें कहीं न कहीं समाज के दुख, तकलीफ, दर्द और हालात से रूबरू करवाती हैं। अब जैसे अगर हम इन बातों के आधार पर कुछ कहानियों को लें तो मुझे याद आता है वंदना राग की कहानी कपास के किसानों पर आधारित है। वह कहानी बहुत मार्मिक है। पिता बहुत जर्जर परिस्थितियों में जी रहा है, अपने बच्चों को लेकर के बहुत आशान्वित भी रहता है और अपनी किसानी को लेकर के भी आशान्वित रहता है, लेकिन उसके पास हालात ऐसे नहीं बचते हैं कि उसकी फसल बच पाए। वो टोना टोटका को भी मानता है, उसमें एक आडंबर और विडंबना दोनों चीज है, और साथ में यह भी है कि एक किसान हाड़ तोड़ मेहनत भले कर ले, लेकिन उसकी सफलता कई बार उसे असफलता का ही दर्शन करवाती है, तो वो अपने समय से लड़ नहीं पाते हैं और कहीं न कहीं न लड़ने की वजह से वह बिखर जाते हैं। तो इस बात की जो त्रासदी है, चूंकि वंदना राग जी बिल्कुल नए लोगों से लिखने वालों में से हैं, तो उनकी कहानियों में नएपन के साथ साथ इस विषय का जिक्र होना बड़ी बात लगती है। अब जैसे स्वतंत्र महिला जो कहानी है, साहित्य जो है, उसका एक बहुत बड़ा वर्ग है। मैं नामों में नहीं जाती हूँ, मैं कहानियों की बात कर रही हूँ। और अगर हम सिर्फ स्त्री लेखन की बात करें तो राजेंद्र यादव जी कहते हैं इस समय का जो सारा कथा संसार है वह प्रायः नारियों के हाथ में है। तो यह बात सर्वसिद्ध हो गई है, कम से कम 21वीं शताब्दी में तो पूर्ण रूपेण सत्य है कि आज का जो लेखन है वो स्त्री के हाथों में पूरी तरह से है। और दूसरा है, पंकज मिश्र जी इसी बात को थोड़ा सा अलग ढंग से कहते हैं कि आज के लेखन का जो मुख्य स्वर है, नमस्कार नीरज शर्मा जी, आज के लेखन का जो मुख्य स्वर है वो आश्चर्यजनक रूप से महिलाएं ही हैं।
तो ये 21वीं शताब्दी पूर्ण रूपेण जो है वो महिलाओं के मुखर आवाज के लिए बतौर आवाज के तौर पे जाना जाएगा। लेकिन मैं इस जब नामों की बात आती है तो लोग प्रायः एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते हैं, लड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मैं समकालीन कहानी को जब शिद्दत से पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत बड़ा विस्तार मिलता है, और उसमें मैं सिर्फ हिंदी कथाकारों को नहीं लेती हूँ, बल्कि हिंदी से हिंदेतर भी लोग जो हैं वो कथा साहित्य में खूब अच्छा रचना कर रहे हैं। यह बात और है कि उनका मूल्यांकन उस तरह से नहीं हो रहा है और ना ही हिंदी पट्टी में उनकी चर्चा होती है। बहुत आश्चर्यजनक चीजें मैं आपसे साझा करती हूँ कि हिंदी में भी जो चर्चाएं होती हैं वो भी कुछ लोगों तक ही केंद्रित है, और वही नाम घूम फिर करके हर दूसरे दिन हमें सुनने को मिलती हैं, और उन्हीं नामों के हेर फेर में आसपास हम लोग कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं। जैसे लेकिन मैं आपको अपरिचित नामों से भी थोड़ा सा परिचित कराने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब इतिहास लेखन की बात आएगी, खास करके स्त्री साहित्य का इतिहास लेखन, तो उसमें हम इन सारे लोगों को विगलित नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ना ही इनके लिखे के कसौटी पर कसे बिना हम इतिहास को पूर्ण करने की बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके बारे में भी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। मुझे याद आता है कि गत दिनों जो है वाणी प्रकाशन ने 101 लेखक महिला रचनाकारों की एक लिस्ट जारी की थी। उसमें कुछ अनाम लेखकों का जिक्र आया था। तब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो कम से कम कहीं तो ऐसा है कि स्त्री लेखन का जो एक खास दायरा बन गया है या सेंट्रलाइज कर दिया गया है। साहित्य को सेंटर्ड कर देना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि साहित्य का जो संसार है वो पूरे देश विदेश सबसे जुड़ा हुआ है। उसको सेंट्रलाइज करके देखना या उस पर मूल्यांकन करना अजीब लगता है। इसी में मुझे ध्यान आता है एक रेखा है अरुणा कपूर। इनकी रचनाओं के बारे में मुझे नहीं ध्यान आता कि कहीं पे लोग पढ़ते हैं या चर्चा करते हैं, जबकि इनकी रचनाओं में बाल मनोविज्ञान का बड़ी मासूमियत से चित्रण होता है। वो बच्चों के मनोविज्ञान को केंद्र में रख करके अपनी रचनाएं करती हैं। इनकी कहानियां पढ़ी जानी चाहिए, खास करके जब आज का समय जिस तरह से बदल रहा है और नए लोगों का आगमन हो रहा है, नई तरह की पीढ़ियां आ रही हैं और वेब सीरीज का बहुत धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। ऐसे समय में इन कहानियों के माध्यम से बच्चों के मानस पर एक सकारात्मक बीजारोपण हम कर सकते हैं, जिसे हम संस्कार की कसौटी भी कह सकते हैं एक तरह से। दूसरा है गीतांजलि श्री। आपकी कहानी संग्रह अनुगुंज और वैराग्य, चूंकि ये इतिहास की विद्यार्थी रही हैं तो इनकी रचनाओं में इतिहास बोध के साथ जो संश्लेषण मिलता है वो बड़े मार्मिक और बारीक होते हैं। उनको सोचना समझना चाहिए कि इनके दायरे कैसे बढ़ गए हैं। और ये सिर्फ हिंदी जयंती रंगनाथन मैम प्रणाम को वहां तक सीमित करके देखना थोड़ा सा अजीब लगता है। एक उसके बाद मुझे एक नाम ध्यान आता है कानन झिंगन के, जिनके बारे में मैंने कभी भी किसी मंच से भी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, या आलोचना के भी किताब में अभी तक मैंने इनकी रचनाओं पे कहीं उल्लेख नहीं पढ़ा। हो सकता है मेरी सामर्थ्य सीमा या अनभिज्ञता भी हो, शायद लिखा गया हो, मेरे तक नहीं आया हो। लेकिन कानन झिंगन जी जो इनका हालांकि जन्म कराची में हुआ था, इनकी कहानी संग्रह दरीचों से, इनकी कहानी का जो रेंज है बहुत बड़ा है और शिल्प बहुत ही नया है। इनके कहानी में आपको हिंदी उर्दू दोनों ही शब्दों का बहुत खूबसूरती से चित्रण मिलेगा, और इन्होंने जो पात्र उठाए हैं वो परिवार से भी हैं, समाज से सीधे जाकर जुड़ती हैं। कोई भी लेखक जब नया प्रयोग करता है तो प्रयोग के नाम पर कुछ भी उलूल जुलूल परोस देना भी सही नहीं होता है। लेकिन कानन झिंगन जी कुछ भी ऐसा वैसा नहीं परोसती हैं, बल्कि दो देशों के अनुभवों के आलोक में अपनी बात को रखती हैं। भोलानाथ जी कुछ नमस्कार।
उसके बाद एक नाम और एक महिला रचनाकार और है जिनकी कहानियां मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझे लगता है कि आप सबको भी पढ़ना चाहिए। वो है कमला सिंघनी। कमला सिंघनी जी स्त्री का आकाश और एक टुकड़ा कहानी संग्रह इनका है। इन्होंने बहुत सहज और सूक्ष्म संवेदना के आधार पर अपनी कहानियों को बुना है। जब इनकी कहानियां आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने आज तक क्यों नहीं पढ़ा। इसी तरह से मुझे याद आता है विद्यालाल की कहानी। उन्होंने बड़ी छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं। विद्यालाल जी अब नहीं रही, बिहार की हैं। बोधि प्रकाशन ने उनकी कहानियों का एक संग्रह निकाला था, विद्यालाल तथा अन्य कहानियां। आप उन कहानियों को पढ़ेंगे तो हर कहानी पढ़ने के बाद आप एकदम से रुक जाएंगे। सोनी जी नमस्कार। एकदम से रुक जाएंगे और आपका दिमाग वहीं ठहर जाएगा कि अब तक हमने यह क्यों नहीं पढ़ा, ये कहाँ हमसे अछूता रह गया। तो विद्यालाल जी का नाम एकदम से दिमाग में बैठ जाता है कि अरे हमने क्यों नहीं पढ़ा। तो ये उनकी रचनाओं में कमला, यही चीज आपको कमला सिंघनी जी में भी मिलेगा। एक है डॉक्टर मधु बरुआ। इनकी एक कहानी संग्रह अभी भी अनिर्णित। यह कहानी संग्रह भी एकदम से आती है और पटल से गायब हो जाती है, कहीं जिक्र नहीं, कहीं चर्चा नहीं। लेकिन कहानियों का जो नैरेटर है, जो चित्रण है, जो शिल्प है, जो परिवेश है, वो हमें कहीं न कहीं समाज से सीधे जोड़ती हैं और विवश करती हैं कि नहीं, इस एंगल से भी समाज को देखा जाना चाहिए और हमारी आज की पीढ़ी को भी देखा जाना चाहिए और पढ़ा जाना चाहिए। एक है मृदुला हालन। मृदुला हालन की जो है 4 कहानी संग्रह हैं। एक तो पेंगुइन से आई थी, उसको मैंने सबसे पहले पढ़ा था। अंधेरी गुफाएं, विद्रोह के स्वर, आसमान और भी हैं, छोटी आंखों का बड़ा सपना। नमस्ते बंकिम जी। और द ड्रीमिंग किड, जो द ड्रीमिंग किड इसकी जो कहानी है इनकी, यह बहुत चर्चा में रही थी। और सपनों में उड़ने वाले जो बच्चे होते हैं, अक्सर वो सिर्फ सपने नहीं देखते हैं, बल्कि उनकी सपनों की जो भूमि होती है बड़ी यथार्थवादी होती है और जमीन से जुड़ी हुई होती है। तो उन जमीन से उठने का जो संकल्प होता है वो कहीं न कहीं बच्चे के मन में बचपन में ही निरूपित होने लगता है, ये एक सपने के तौर पर। हाँ, यह बात और है कि वह सपना कैसे साकार होगा और कब होगा, यह थोड़ा सा देखने का विषय है। रजनी गुप्त मैम नमस्कार। नताशा अरोड़ा जी, अगला जो मुझे नताशा अरोड़ा जी की कहानियां भी बड़ी आकर्षित करती हैं। नताशा जी चूंकि इनके जो रचना का केंद्र है वो परिवार से बल्कि मिला है, एक तरह से विरासत में इनकी रचना रही, इनके फादर और दादा के ज़माने से। इनकी एक कहानी संग्रह आई थी, लेकिन उसकी चर्चा हमने कहीं नहीं सुनी है और मुझे नहीं याद आता कि किसी भी आलोचक ने भी उस पर कभी दृष्टिपात किया है। शायद उनकी सुप्तावस्था की वजह से। कई बार मैंने एक चीज़ और महसूस किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी रचनाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उस पर बात न किए जाने से भी वो कहीं न कहीं दब सी जाती हैं। और जो लोग बहुत प्रचार कर ले जाते हैं या अपनों के माध्यम से कहीं न कहीं एक संपर्क साधते हैं, तो उसके माध्यम से रचनाएं चर्चा में बन जाती हैं। यह भी एक बड़ी वजह लगती है, मुझे लगता है ऐसा। उसके बाद पैमिला मानसी जी, इनकी 3 संग्रह हैं, आग, साये, मैं बदल जाती हूँ। ये इनके जो संग्रह हैं वो बड़े मतलब पठनीय हैं। और इन्होंने कृष्णा सोबती का जो उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे का, उसका अनुवाद भी किया था, फ्लावर्स ऑफ द डार्क। लेकिन पैमिला मानसी जी की कथाओं की चर्चा ना के बराबर होती है और मुझे उस तरह से, जबकि इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि इनकी कहानियों का जो पात्र है वो आपको यह कहता है कि आप यहाँ पे चुप मत रहिए, उठिए, समाज के साथ, सत्ता के साथ, शासन के साथ थोड़ा आंख मिलाकर बात करिए।
तो आंख मिलाकर बात करने वाली जो रचनाएं होती हैं या तो साइड हो जाती हैं। मुझे लगता है कि गल्पगत जो रचनाएं हैं वो हमें ज़्यादा आकर्षित करती हैं, कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ी वजह मुझे लगती है। डॉक्टर राधा वाल्मीकि जो कि उत्तराखंड की हैं, 90 के दशक में इनकी कहानियां बड़ी चर्चित रहती थी और आकाशवाणी अल्मोड़ा से उसकी खूब प्रसारण भी होते थे और सुनने में बड़े मिठास में अंदाज में वो पढ़ती थी। हालांकि इनको श्रेष्ठ कवयित्री सम्मान 2019 का मिला है। लेकिन इनकी कहानियों की आज की तारीख में 90 के दशक के बाद आज की तारीख में 21वीं शताब्दी में कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है, जबकि कहानियां आपको आपके समाज से जोड़ने के साथ साथ आपके मन को पढ़ लेती हैं। उसके बाद चंद्ररेखा ढडवाल जो हैं, उन्होंने सिवेन उघेड़ती हुई, इनकी रचना यह नमस्ते सिनीवाली जी, ये जो है हिमाचल की हैं और हिमाचल में रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छा रचनाएं की हैं। इनकी रचनाओं पर एक बार अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने कहा था इनके उपन्यास को लेकर के उन्होंने कहा था कि इनका जो उपन्यास है वो प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास का आधुनिक संस्करण है। इनके उपन्यास का नाम था समय मेरे अनुरूप हुआ। तो ये बड़ा मुझे एकदम से चकित लगा कि क्या प्रेमचंद ने निर्मला में जो बात कही उसी बात को चंद्ररेखा जी किस आधुनिक ढंग से कहती हैं। तो पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ, आधुनिक संदर्भ कैसे लिए जाते हैं, जब समय बदल जाता है तो उसके संदर्भ किस तरह से नए हो जाते हैं, तो वो नए संदर्भ को लेकर के आगे बढ़ती हैं। अब इसी बात को कमलनाथ झा जो है दूसरे तरीके से कहते हैं कि चंद्ररेखा जो है वो स्त्री सरोकार, संघर्ष और स्त्री चिंता की कलात्मक अभिव्यक्ति का नाम है। मतलब इनके अंदर की जो अभिव्यक्तियां हैं वो स्त्री के तमाम अलग स्वरूपों को लेकर के आगे चलती हैं। ढडवाल जी की कहानियां जो होती हैं उनकी उसमें जो पूरी संवेदना है वो अंतर विरोधों के बीच मानव मूल्यों की स्थापना करने का एक आग्रह है, दुराग्रह है, द्वंद्व भी है और विद्रोह भी है। ये सारी चीजें एक ही रचनाकार के रचनाओं में अमूमन नहीं पाया जाता है, लेकिन इनकी रचनाओं में आपको ये सारी विविधताएं एक जगह पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद मुझे याद आती हैं नलिनी विभा, इनकी किताब का नाम था बरक दर बरक। यह भी आई और एकदम से गुम हो गई। चर्चा तो छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी पाठक ने भी भूल से भी नलिनी के बारे में कहीं लिखा होगा या पढ़ा होगा। लेकिन वही हिमाचल की मृदुला श्रीवास्तव हैं, इनका पहला कहानी संग्रह जब आया था काश पंडोरी न होती, उसकी खास चर्चा नहीं हुई थी। कारण ये था कि एक तो उनके विषय को लेकर के बहुत लोगों में सम्मोहन नहीं पैदा हो पाया, दूसरा भाषा को लेकर के भी कच्चापन लोगों को महसूस हुआ। शिल्प को, भाषा को लेकर नहीं, भाषा तो अपने परिवेश के साथ ही प्रवाहित होती है, लेकिन शिल्प को लेकर के जो कच्चापन था उसके वजह से सीधे सीधे कोई खास तौर से जुड़ नहीं पाया। लेकिन उनकी जो उनका जब दूसरा कहानी संग्रह आता है वो है जलपास। 21वीं सदी के पहले दशक में हिंदी कहानी साहित्य में ये इस कहानी के माध्यम से अपनी एक मुकम्मल उपस्थिति दर्ज कराती हैं। इनका लेखन यहाँ से जलपास के माध्यम से बहुत परिपक्व हो जाता है। गुलरी, हम आपके सवाल का आखिर में जरूर जवाब देंगे, हम अपना बात खत्म कर लें। उसके बाद मुझे असमिया साहित्य की तरफ, जब मैं असमिया साहित्यकार, महिला साहित्यकारों की तरफ जब पदार्पण करने की कोशिश करती हूँ तो महिला पत्रकार जो कि काफ़ी चर्चित रही हैं और उन्होंने बड़ी गंभीर काम किया महिलाओं को लेकर के, उनका नाम है परवीना रशीद। उन्होंने एक अनुदित संकलन तैयार किया और इसका नाम दिया इकोस फ्रॉम द वैली स्टोरीज बाय असमीज वुमेन राइटर्स। इसमें 11 असमिया राइटरों को शामिल किया गया जो सभी महिलाएं थी, जो समकालीन है। मजे की बात है कि सभी समकालीन है, कोई पुरानी नहीं है। उसमें इस संग्रह की खासियत ये है कि जो असम की जटिल संस्कृति है
उस जटिल संस्कृति की लचरता को नए तरीके से कथाकारों ने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की कि हमारी संस्कृति का जो बदला स्वरूप है, जो नया वर्जन है, वो इस तरह से तैयार हो सकता है। तो वो नया वर्जन आपको मिलेगा इस कथा संग्रह में जब आप इसको पढ़ेंगे, जिसे परवीना रशीद ने तैयार किया है। मैंने पढ़ा, मैं बहुत मुताशिर हुई, मैं बहुत मुरीद हो गई इनकी इस संकलन की। उन्होंने इसमें जिन लोगों को लिया उसमें है स्नेहा देवी, निरुपमा बोरगोहेन, इंदिरा गोस्वामी, अब इंदिरा गोस्वामी जी नहीं रही, अर्पा पंतगिया कलिता, रीता चौधरी वही हैं जो एनबीटी की डायरेक्टर हुआ करती थी आज गत सालों में, अनुराधा शर्मा पुजारी, मौसमी कंडली और जूरी बोरा गोरहेन जो है सबसे कम उम्र की लेखिका है असमिया में, जो तेजी से अब उभरता हुआ नाम है। जैसे हिंदी में आज की तारीख में दिव्या विजय हैं, अनुकृति उपाध्याय हैं, सोनम सिंह है, प्रतिमा सिंह है, जो बड़ी तेजी से अपनी कहानियों के माध्यम से ऊपर आई हैं। ठीक उसी तरह से असमिया समाज में जूरी बोरा बोरगोहेन का नाम तेजी से ऊपर आया है असमिया साहित्य में। कृष्णा अग्निहोत्री की अब अगर मैं बात करूं, जो मध्य प्रदेश की हैं, वरिष्ठ लेखिका हैं, लेकिन इनकी रचनाओं की कभी मैंने मुख्य धारा क्या मतलब हिंदी समाज में कम ही देखी सुनी है। वो है इनकी जो कहानियों के भाषा जो विषय केंद्रित विषय रहे हैं, वो मध्यवर्गीय समाज की विद्रोहताओं और उनकी खुशियों दोनों का खूबसूरत सम्मिलन रहा है इनकी रचनाओं में। हालांकि जिस तरह से ये चित्रित करती हैं, वो चित्रण कमोवेश लोगों में कम ही पाया जाता है। अब मैं अपनी प्रिय कथाकार की अगर बात करूं, जिनको मैंने अभी हाल ही में मुझे बताया था इनके बारे में हमारी प्रिय कथाकार योगिता यादव जी ने, वो है उर्मिला शुक्ल जी। उर्मिला शुक्ल जी भी की कहानी मैंने जब एक कहानी पढ़ी थी पहले फूल गोदना को, उस कहानी को पढ़ने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही और एकदम से स्तब्ध हो गई। आज के दौर में लोग स्त्री विमर्श या खास विमर्श के खांचे के माध्यम से जब लिखते हैं तो उनका नाम खूब चर्चा में आ जाता है, खूब उछाला भी जाता है और बहुत जगह यत्र तत्र खूब चर्चाएं होती हैं, जैसे समूह बना करके हो जाती हैं। लेकिन उर्मिला शुक्ल जी के कहानियों की कहीं चर्चा नहीं थी। वह कहानी बहुत बड़ी कहानी है, एक बदलाव की कहानी है। एक लड़की है जो अपने संस्कृति खास करके गोदना गोदने का काम करती है, लेकिन गोदना गोदने के दौरान उसे किसी से प्रेम हो जाता है, फिर वो प्रेम विवाह करती है और इंटरकास्ट मैरिज करती है। प्रेम विवाह के बाद किस तरह से वह आदमी उसके साथ व्यवहार करता है और उस व्यवहार के लिए पंचायत बिठाई जाती है, तो उस पंचायत के सामने एकदम से डट के खड़ी हो जाती है। वो झुकती नहीं है, बल्कि पंचायत से आंख मिला करके जिस अंदाज में वह अपनी बात का जवाब देती है, मौन जवाब देती है, उस कहानी को स्त्री विमर्श के दायरे से बाहर रखा गया। तब ये मैं सोचती हूँ कि क्या ये खास वजह रहती है जो खास रचनाओं को या बड़ी रचनाओं को चुपचाप से एकदम पीछे धकेल दिया जाता है। तब मुझे उर्मिला शुक्ल की वह कहानी बार बार कोट करने का मन करता है कि फूल गोदना की चर्चा क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं की जाती है। उर्मिला शुक्ल की वह कहानी बहुत अच्छी है। उनका एक संग्रह है, मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है, लॉकडाउन से पहले पढ़ा, लिखकर डायरी में रखा। सोशल मीडिया पर लिखना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया का एक जो पैरामीटर है वो बड़ा गड़बड़ है। लोग टिप्पणी को आलोचना मान लेते हैं और आलोचना को खारिज करने लग जाते हैं, तो टिप्पणी को आलोचना मानकर जो भ्रम पैदा होता है उससे बचने के लिए मैंने लिखना वहां छोड़ दिया है। उनका कहानी संग्रह है मैं फूलवती और हिंजड़े। तो ये कहानियां पढ़ी जानी चाहिए और इन पे खूब बात होनी चाहिए कि विमर्श जो होते हैं वो एजेंडा सेट करके नहीं किए जाते हैं, बल्कि विमर्श का जो खाका है वो अपने आप तैयार होता है और लेखक कभी भी अपने अंदाज में एकदम से बैठा के नहीं चलता है, बल्कि वो सयास लिखता है। जब कोई चीज आपको बहुत व्यथित करती है तभी लेखन होता है, ये फैक्ट है। फिर हम उस फैक्ट से अपने आप को अलग क्यों रखते हैं? कई बार ये सवाल इन सवालों से मैं खुद को भी
जूझते हुए देखती हूँ, महसूस करती हूँ। उसके बाद जो मुझे नाम एकदम से आता है वो है सुषमा मुनिंद्र जी। सुषमा मुनिंद्र जी की भी चर्चा बहुत कम होती है, हालांकि उनकी कहानियां खूब पब्लिश हुई हंस में और तमाम अलग अलग पत्रिकाओं में समय समय पर होती रही हैं। हालांकि इनकी कहानियों का जो स्वर है वो परंपरा है, लेकिन उस परंपरा में जड़ता नहीं है, उस परंपरा में आडंबर नहीं है, उस परंपरा में खोखलापन नहीं है, बल्कि परंपरा बोध के साथ वो बदलाव, परिवर्तन और अपने आप से लड़कर आगे बढ़ने की बात करती हैं। तो उन कहानियों की चर्चा नहीं की जाती है। उसके बाद जो निर्मला इनके सुषमा मुनिंद्र जी की कहानियां हैं वो उन्होंने कई संग्रह लिखे हैं, जैसे मेरी बेटियां, नुक्कड़ नाटक, महिमा पंडित, अस्तित्व मृत्युगंध, अंतिम प्रहर का स्वप्न और विजेता कहानी तो आप हिंदी समय पर भी पढ़ सकते हैं। वो कहानी आप पढ़ेंगे तो खुद निर्णय लीजिएगा कि उनकी कहानी में कितने सारे परिप्रेक्ष्य आपको मिलेंगे, कितनी सारी विविधताएं हैं। उसके बाद निर्मला बुराडिया हैं जिनकी रचनाओं में आपको सहज अंदाज में समाज की विसंगतियों का सबसे जरूरी चित्रण मिलेगा, लेकिन वो कहानियां कम पढ़ी जाती हैं और पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। मैं नहीं जा। सूरज प्रकाश सर प्रणाम। पापुरी गोस्वामी जी नमस्कार। नहीं ली जाती। एक छत्तीसगढ़ में और राइटर हैं जया जादवानी, उनका मैंने साक्षात्कार भी किया था। उनके साथ भी ऐसा ही कुछ एक भेदभाव की परिस्थितियां मैं देखती हूँ। हालांकि बाकियों की अपेक्षा उनके नाम की चर्चा होती है, क्योंकि ये लोग सशक्त कथाकार हैं। इनकी चर्चा किए बिना, इनकी रचनाओं की बात किए बिना हिंदी कथा साहित्य, खास करके स्त्री कथा साहित्य का जो लेखन है वो पूर्ण नहीं होता है। स्वाति तिवारी जी खुद बहुत अच्छी कवयित्री हैं और टिप्पणीकार भी हैं और बहुत वर्सटाइल हैं। वो चिड़ियों को लेकर के, जीव जंतुओं को लेकर के बड़ा संवेदनशील हैं। उनका कहानी संग्रह है स्वाति तिवारी जी की बैंगनी फूलों वाला पेड़। मैंने उनके सभी संग्रह पढ़े हैं, लेकिन यह संग्रह मुझे ज्यादा अपने दिल के करीब महसूस हुआ, क्योंकि इस संग्रह में विविधता ज्यादा है। समाज को लेकर, व्यवस्था को लेकर, राजनीति को लेकर, नैतिकता को लेकर हर तरह के सवालों से वो जूझती हैं और अपने पात्रों के नाम से, अपने पात्रों के माध्यम से, नाम से नहीं पात्रों के माध्यम से समाज के अनछुए नब्ज को भी छू देती हैं। उर्मिला सीरीज जी, रिश्तों की इनकी कहानियां ज्यादातर रिश्तों की आत्मीयता की हैं और उन आत्मीयता को वो बहुत संवेदना के साथ, एकदम जैसे होता है ना संवेदना को बड़ी करीब से छू करके निकल जाना, तो उर्मिला सीरीज जी इन संवेदनाओं को बड़ी मार्मिकता से और गहराई से छूती हैं। नीलेश रघुवंशी, यह भी मध्य प्रदेश की ही हैं। मौलिक दृष्टि से जो इनका यथार्थ को बरसने का अंदाज है वो बड़ा सधा है और आपकी रचनाओं की जो खासियत है वो मौलिकता ही है और यह मौलिकता उनकी सभी रचनाओं में, कविताओं में भी, कहानियों में भी और उपन्यासों में भी बड़ा करीब से देखने को मिलता है। वंदना राग जी, आप इस समय की, यह जो अभी 2000 के बाद का जो समय है उसमें सबसे प्रमुख वंदना राग की उस कहानी का भी मैंने जिक्र किया है, लेकिन इनकी एक कहानी हिजरत से पहले कहानी संग्रह जो आई थी वो नक्सलाइट समस्या पर बड़ी बारीक कहानी, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि की कहानी है और उसमें जिस तरह से वो कहानी के शिल्प को बरसती हैं, कहानी विभत्स नहीं होती है, लेकिन रहस्य के साथ धीरे धीरे नक्सलिज्म को एकदम से समझाने वाली कहानी है। ये ज्यादातर इनकी जो कहानियां हैं वो सामाजिक विषमताओं के गर्भ में बैठने की कहानियां हैं, बल्कि एकदम से गर्भ में बैठने की भूख जो इनके अंदर है उसे अपने शिल्प के टटकेपन के माध्यम से हमारे सामने एक नई छवि के साथ प्रस्तुत करती हैं वंदना राग जी। इंदिरा दांगी का कहानी संग्रह और उपन्यास
उपन्यास दोनों ही मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं एक कहानी का सिर्फ यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी, समय साक्षी जी नमस्कार करना चाहूंगी। वो कहानी उनकी है लिव इन सेकेंड। यह जो है भोपाल में जो घटना घटी थी उस घटना पर एक शोध की तरह है कहानी है। हालांकि कहानी को आप शोध की दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं और कहानी इस शैली में भी पढ़ करके आप समझ सकते हैं। निरुपमा सेवती के बारे में जिक्र मैंने पहले भी किया था, लेकिन ये निरुपमा सेवती वो हैं जो कि एक पत्रिका भी निकाला करती थी, एक पत्रिका का संपादन किया करती थी, शायद आप लोगों को ध्यान है। वो पत्रिका निहारिका नाम की थी और वो उस जमाने में काफी चर्चित थी। इन पत्रिकाओं में कहानियां खूब छपती थी अलग अलग ढंग की। इनकी खुद के जो संग्रह है खामोशी को पीते हुए, आतंक बीज, काले खरगोश और भीड़ में, इनकी कहानियां इनके समाज के दुख दर्द और तकलीफ से संपृक्त हैं और उनके गहन बोध को हमारे सामने बड़ी खूबसूरती से मार्मिकता के साथ उकेरती हैं। और एक नाम और हम आप सबसे एक कथाकार के बारे में हम और बात करना चाहेंगे जिनके मृत्यु पर भी किसी को मुझे नहीं लगता कि याद था कि वह भी हमारे यहाँ रही हैं। दलीप तिवाड़ा जी पंजाबी साहित्य की अग्रणी रही हैं। हम जो है वो दिलीप तिवाड़ा जी को नहीं पढ़ते, हम अमृता प्रीतम तक अपना आपको हमेशा सीमित रख करके चलते रहे हैं। लेकिन दलीप कौर तिवाड़ा जी जो हैं वो पंजाबी साहित्य में इनका बहुत नाम है। इनका अभी हाल ही में 31/1/2020 में निधन हुआ था और साहित्य में कहीं मैंने इनकी चर्चा भी नहीं सुनी कि अभी समकालीन में थी और अचानक से इनका देहांत हो गया। इन्होंने 42 उपन्यास और 4 कहानी संग्रह लिखे हैं और इनकी कहानी संग्रह में का जो समाज है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो पंजाब और विभाजन के दर्द से का मिला जुला रूप है। जी निहारिका बहुत पढ़ी जाने वाली पत्रिका रही है और जिसे ये निकालती थी और आज की तारीख में अब वो नहीं हैं और उनके न होने पर कहीं कोई चर्चा भी नहीं हुई है। निरुपमा सेवती जी चुपचाप इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं, उसी तरह से दिलीप कौर तिवाड़ा भी चली जाती हैं। जी मीता जी आपने पढ़ा, ये तो खुशी की बात है क्योंकि महिलाओं को महिलाएं नहीं जानती हैं तो ये थोड़ा सा दुखदायी लगता है। और इस साल मैंने जब कहानी संग्रह खरीदना शुरू किया तो मैंने सोचा मैं उन लोगों को पढ़ूंगी जिनको कोई नहीं पढ़ रहा था, तो जिनकी चर्चा नहीं होती। पढ़ने को तो लोग अपने अपने तरीके से पढ़ते ही हैं। फिर मैंने संगीता सेठी जी की कहानी संग्रह इस साल जो तुम कब आओगे मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये कहानियां तो बड़े सरल अंदाज में समाज के जिस स्वरूप को कहती हैं उस पर चर्चा हम करने से क्यों बचते हैं। तब मुझे लगा कि मैं इस पर कुछ दूसरे तरीके से अपने बात रखूंगी। और हाल ही में मैंने एक और किताब पढ़ी कहानी संग्रह पहाड़ के बादल, अमिता प्रकाश। हालांकि अमिता प्रकाश जो हैं गढ़वाल उत्तराखंड की हैं और पता नहीं हो सकता है गढ़वाली साहित्य में इनकी चर्चा होती हो, लेकिन हिंदी पट्टी में मैंने इनकी चर्चा नहीं सुनी थी, ना तो इनकी कहानियों की कहीं सुनी है और ना मैंने कभी किसी मंच से जब स्त्री लेखन के खास करके कथा लेखन की बात होती है तब इनकी चर्चा कहीं होती हो मैंने नहीं देखा है। तो इनकी कहानी संग्रह की विविधता बहुत ज़्यादा है। हालांकि ज़्यादातर कहानियां परिवार से जुड़ी हुई हैं और परिवार के कहीं न कहीं इर्द गिर्द ही बुनी गई हैं। उसके बाद गीता गैरोला जी की रचनाओं की विविधता से आप सब परिचित ही होंगे। उनको वो भी उत्तराखंड की ही हैं। वो चूंकि सामाजिक कार्यों में काफी जुड़ी रहती हैं, तो उनकी रचनाओं में आप समाज नीति, राजनीति, अर्थनीति, खास करके महिलाओं के संदर्भ में आपको खूब देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा और वो यात्राएं भी खूब करती हैं। तो इनकी जो इस कहानी रचनाएं हैं उससे आप जब इनके कहानी संग्रह जो है हिंदी कहानी संग्रह तो कविता संग्रह और आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत आप लोग पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ हमने तो कुछ नई चीज पढ़ी है। खारा पानी आशा पांडे की कहानी संग्रह है जो इनके बाल मनोविज्ञान पे अक्सर लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन इन्होंने बाल मजदूरी के मनोविज्ञान पर बड़ी अच्छी कहानी लिखी है। वो खारा पानी जो कि गांव में पानी ले जाने की बात करता है छोटा सा बच्चा। हुस्न तबस्सुम निहा
इनकी कहानी संग्रह जब आई थी नरगिस फिर नहीं आएगी, तब मैंने थोड़ी सी चर्चा सुनी थी कि नरगिस की किताब आई है 2014 में। ज़्यादातर मैंने एक चीज़ और देखा है कि 2009 से लेकर के 2020 के दौरान खूब सारी महिलाओं की पुस्तकें आई हैं, कहानियाँ आई हैं, चाहे पत्रिकाओं के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से या फिर वेबसाइट्स के माध्यम से लोगों के सामने आई हैं, चाहे लघु पत्रिकाओं के माध्यम से ही क्यों नहीं, लेकिन वो एकदम से आती हैं और खो सी जाती हैं। तब मुझे तबस्सुम जहाँ की ये कहानियाँ एकदम से दिमाग को मथने लगती हैं। तबस्सुम एक जगह लिखती हैं, मैं इन्हीं का लिखा एक संदर्भ कोट कर देती हूँ। स्त्री विमर्श पर ये कहूंगी कि आज नारी स्वतंत्र होकर जिस रूप में आई है उसे महसूस कर लगता है वो स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता की लड़ाई लड़ रही थी। अपने अस्तित्व, उसकी लड़ाई जींस टॉप और पुरुष मित्रों के लिए थी, अपने अस्तित्व के लिए नहीं। वे आज भी पुरुष मित्रों के पैसे उड़ाती हैं, थप्पड़ खाती हैं, उनके और उनके कत्ल भी कर दी जाती हैं। औरत भूल गई कि हमारा संघर्ष अपनी पारंपरिक रूढ़िवादिता, कुत्सित मान्यताओं से था, न कि अपनी संस्कृति और सभ्यता से। स्त्री को आजादी नहीं अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। तबस्सुम जब यह बात कहती हैं कि स्त्री को, हुस्न तबस्सुम निहा जब ये कहती हैं कि हमें संस्कृति की नहीं अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, तब इनकी कहानियां एक नया स्वरूप ले लेती हैं। हालांकि जो आजकल फेमिनिज्म का जो डिस्कोर्स चल रहा है, फेमिनिज्म के इस डिस्कोर्स में तबस्सुम की यह रचना, यह बातें कहीं भी फलक नहीं घेरती हैं या संदर्भ में हमारे नहीं आती हैं। हमारे संदर्भ में कुछ मुट्ठी भर के जो फेमिनिज्म कैटेगरी है वही तक हम अपने आप को सीमित करके देखने से लगते हैं। लेकिन इसी संदर्भ में अभी हाल ही में मैंने कथालोचना के प्रतिमान जब रोहिणी अग्रवाल जी की मैं पढ़ रही थी किताब, तब मुझे लगा कि इन रचनाओं का यह स्वरूप देख कर क्यों नहीं पढ़ते लोग। अगर कोई पाठक ही है और कहानियां पढ़ने का अगर वो शौकीन है तो उसको आलोचना की एक आध ऐसी किताब जरूर पढ़ लेनी चाहिए जिससे दृष्टि बड़ी हो जाए। क्योंकि जब हमारी दृष्टि बड़ी हो जाती है या सोचने का हमारा जो ढंग है वो जब बदल जाता है, तब हम रचना का पाठ करते हैं तो उसके अंतः तक पहुंच जाते हैं। ठीक वही बात हुस्न तबस्सुम निहा के लिए मैं कहूंगी, जो उनकी आखिरी लाइन वो कहती हैं कि हमारी लड़ाई सभ्यता से नहीं है बल्कि हमारी लड़ाई जो है अधिकार के लिए है। तो हम अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं बल्कि हम विडंबनाओं तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं। तो हमें यह भी तय करना होगा, सोचना होगा कि हम अपने आप को विडंबनाओं से ना बांधे। चूंकि सुधा अरोड़ा जी वरिष्ठ हैं और ये खुद स्त्री विमर्श में बहुत काम करती हैं, आलोचना आलेख भी लिखती हैं, शोधात्मक कार्य भी कर रही हैं और स्त्रियों के काल का डिवीजन को लेकर के भी ये काम कर रही हैं। इनकी एक संग्रह मैंने पढ़ी थी, हाल में जो पढ़ी है वो एक औरत 3/4। हालांकि 3/4 और इसी संख्या के आधार पर सुजाता जी की भी कहानी उपन्यास आया है और उसे मैंने पढ़ा था। तो वो इनकी कहानियों में अलग चीज है और वहां पे एक अलग चीज है। और इनकी कहानियों का जो आकार है वो भले छोटे देखने में होंगे लेकिन जो बातें हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं। जैसे अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी, ये कहानी जब आप लोग पढ़ेंगे तो एकदम से परेशान से हो जाएंगे कि हमने ऐसा क्या चीज पढ़ लिया जो हमने पहले नहीं पढ़ा था। और दिव्या विजय के बारे में तो मैं कह ही रही थी कि दिव्या विजय तेजी से अपना एक जगह बना रही हैं हिंदी कथा साहित्य में और इनकी कहानियों पर आजकल खूब बातें भी होने लगी हैं। महानगर की एक रात पर काफी इन दिनों चर्चा भी हो गई है और पियरा गेल बेला व्यंजन की, इस पर भी मैंने कुछ लोगों की चर्चाएं देखी और सुनी और पढ़ी थी। वाणी प्रकाशन से बहुत पहले एक संग्रह आया था जाहिदा हिना का, जिन्होंने न परी न रही न जू रही की लिखा था। इसका हिंदी तर्जुमान जो है तस्नीम सुहेल ने किया था। जाहिदा हिना के जो ये कहानी संग्रह है काफी पहले आई थी, लाहौर से प्रकाशित थी, लेकिन
इसका जो दूसरा डिवीज़न है वो बाद में प्रकाशित हुआ एकदम हिंदी अनुवाद करके। ये एक जगह अपनी बात को कोट करते हुए ये कहती हैं, मैं इन्हीं के संदर्भ में कहती हूँ, एक और विभाजन की त्रासदी को झेलने का दंश तो दूसरी ओर नए देश में अपने अस्तित्व को स्थापित करने का संघर्ष उनकी कहानियों को धार प्रदान करता है। ये जो धार प्रदान करने की बात उन्होंने कही है बिल्कुल सही और सटीक कही है। और जाहिदा हिना अपने लेखन के बारे में वो कहती हैं, खुद वो कहती हैं एक लाइन जिसे मैंने अंडर कोट किया था कई बार, वो ये है, औरत होना, कहानियां लिखना, विरोध करना हमारे समाज की ये 3 खराबियां हैं और मैं उन्हीं खराबियों का संग्रह हूँ। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी कहानी का जो कहान है वो क्या कहना चाहती हैं कि ये जिसे हम समाज की खराबियां मान लेते हैं या स्त्री होने की जो खराबियां मान लेते हैं, दरअसल यही मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी अच्छाई और खूबियां हैं। उसके बाद मैं कविता जी को बहुत पढ़ती रही हूँ, कविता कथाकार कविता जी, उनका नया संग्रह भी मैंने पढ़ा है, लेकिन पुराना संग्रह जो है नदी जो अब भी बहती है वो मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि उसकी विविधताएं मुझे बहुत आकर्षित करती है और लिखने का जो अंदाज उनका है वो मुझे मैं एक तरह से उसकी दीवानी हो जाती हूँ। एक और कथाकार हैं जिनकी रचना से मैं आजकल बहुत प्रभावित हूँ और एकदम से दीवानी हूँ, वो हैं वंदना बाजपेयी जी। उनका कहानी संग्रह जो विसर्जन है उसकी 3 कहानियां मेरे चित्त में बैठ गई हैं। पहला कहानी शीर्षक कहानी है विसर्जन, और दूसरा पुरस्कार, और तीसरा चूड़ियां। ये कहानियां बड़ी कहानियां हैं, बदलाव की कहानियां हैं, एक नए शिल्प की कहानियां हैं। और वंदना बाजपेयी के साथ साथ मैंने रोहिणी अग्रवाल जी को पढ़ा उसी समय। तो रोहिणी अग्रवाल जी की कहानियों की चर्चा कभी मैंने कहीं सुनी नहीं थी। मैं पता नहीं कहाँ से खोजते खासते मैं लेके आई, तब उस कहानी संग्रह को जब मैंने पढ़ा, आओ माँ हम परी हो जाएं, तो उस कहानी संग्रह में मैंने देखा कि मैम की एक कविता भी है और ठीक यही स्टाइल मैंने अंकिता जैन की संग्रह में देखे हैं। उनके तीनों संग्रहों में सबसे पहले एक कहानियां होती हैं, उसके बाद एक कविता होती है, उसके बाद कहानी शुरू होती है। तो कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि जब भी कोई स्त्री लिखती है तो सबसे पहले जब उसकी कलम उठती है तो कविता के लिए उठती है, उसके बाद कहानी की तरफ मुखर हो जाती है। और रोहिणी मैम तो कविता कहानी से होते हुए सीधे आलोचना की तरफ चली गई। तो इनकी कहानी शीर्षक कहानी तो मुझे अच्छी ही लगी। इसके अलावा द लेडी आओ केलोंग, ये कहानी बड़ी नए तरीके की है। आप इसके शीर्षक से के हिसाब से नहीं बल्कि इसको पढ़ करके जब आप देखेंगे आप लोग तो लगेगा कि हाँ हमने कहानी के उस रेंज को छुआ है और उस रेंज से हम अभी तक वंचित क्यों रहे हैं। हम उर्मिला शुक्ल के संग्रह के बारे में हम आपको बता ही रहे थे। उसके अलावा मैंने निर्देश निधि जी को भी पढ़ा। मैं इनको इसके पहले नहीं जानती थी, ना ही मैंने पढ़ा था। तो इनकी कहानियां पढ़ने के बाद, हालांकि इनके कहानियों में एक प्रयोग मैंने देखा संग्रह में कि कहानी के साथ साथ वो एक कैरिकेचर भी लगा हुआ है। तो आप पहले उस कैरिकेचर को जब आप देखते हैं तभी आपको आधी कहानी समझ में आ जाती है कि कहानी का मूड क्या होगा, कहानी का फ्लेवर क्या होगा और कहानी कैसे खुलेगी और कहाँ तक जाएगी। उसके अलावा मैंने वंदना गुप्ता जी की कहानी संग्रह मैं बुरी औरत हूँ मैंने पढ़ी थी। उनकी कहानियों में मैंने नए ट्रेंड के देखा, जैसे आज का जो लिव इन रिलेशन है या जेंडर डिस्कोर्स जिस तरह से छाया हुआ है, तो उनकी कहानियों में आपको वो डिस्कोर्स नजर आएगा। प्रज्ञा रोहिणी मैम की कहानी को जब आप पढ़ने बैठते हैं तो कभी भी आप ये सोच करके मत पढ़िए कि ये किसी खास स्त्री ने लिखा है, बल्कि आप यह नाम हटा करके पढ़िए तो फिर आपके दिमाग का पूरा एकदम से सिरा झंझना जाता है कि अच्छा मतलब ये कैसे लिखा गया है। उनकी कहानियां जो हैं किसी भी खास मीटर पे सेट नहीं हैं, बल्कि उनकी कहानियों में बहुत सारे विविधताएं हैं, एंगल्स हैं।
और उन विविधताओं में आप देखेंगे कि भाषा को जो बरसने का सलीका है वो बिल्कुल नए तरीके का है, जो मैं महसूस करती हूँ। यही चीज मुझे वंदना राग की कहानियों भी लगता है। अगर हम गांव की तरफ मुड़ करके जाते हैं जिसमें हमको लोक मिलता है, वो मुझे सिनीवाल की कहानियों में मिलता है। सिनीवाली अपनी कहानियों पर शोध बहुत करती हैं, चाहे वो अधजली हो या फिर हाल ही में एक पत्रिका में मैंने पढ़ा था जो रहो कंत होशियार, तो वो कहानी हो, आप वो दोनों को आप पढ़िए तो फिर आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। ये जो शोध है वो कहानियों में कम हुआ है, लेकिन कुछ लोग अभी भी शोध को लेकर के चल रहे हैं, वो लोक को लेकर के चल रहे हैं, लोक पे शोध। हम जब ये लोक की बात कर रहे हैं तो सोनी पांडे की कहानी को छोड़ देना थोड़ा अन्यायपूर्ण होगा, न्याय संगत नहीं होगा। उनका संग्रह जो बलमा जी का स्टूडियो आया था तभी मैंने उसको पढ़ा था। उसकी सभी कहानियां अलग अलग मूड्स की हैं, लेकिन एक जो खास बात है वो है कि उनकी कहानियों के जो स्वर हैं वो लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं। और यह लोक संस्कृति और जो गांव से जुड़ने की कला है वो उत्तराखंड के कथाकारों में, हिमाचल के कथाकारों में और पंजाबी कथाकारों में, उसके अलावा असमिया, कन्नड़ और मलयालम और गुजराती, इन सारे कथाकारों में आपको मिलेगा। ये आप सिर्फ यह मान के मत चलिए कि यह जो कथाकार हैं इन्हीं तक ये चीजें सीमित है, नहीं, इसकी जो सीमा है वो बहुत दूर तक है। और लेकिन हम जब पढ़ रहे होते हैं तब हम कुछ खास सीमाओं के आधार पर पढ़ रहे होते हैं, तब लगता है कि नहीं, हमने एक सीमा बांध ली है, तो हमें उन सीमाओं से थोड़ा बाहर जाने की जरूरत है। जैसे अनुकृति उपाध्याय की कहानी संग्रह जापानी शराय की मैं जब चर्चा सुनी तो मैंने उसको मंगाया, एक की बजाय मैंने उसका 2 पार्ट किया। तब मुझे लगा कि कुछ कहानियां सच में बेजोड़ हैं, लेकिन कुछ कहानियां मुझे कमजोर लगी। खैर, वो सब के अपने अपने पढ़ने की एक क्षमता होती है, एक विवेक होता है। अगर हम समकालीन के इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बात करें तो आज की तारीख में समकालीन में 3 पीढ़ियां एक साथ लिख रही हैं। अब जैसे कि आज की तारीख में हमारे बीच मन्नू भंडारी जी जिंदा हैं, लेकिन वो मन्नू भंडारी जी हैं वो लिख नहीं रही, लेकिन हमारे बीच में वो मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्रता के पश्चात की जो पहली पीढ़ी है, जो प्रथम पीढ़ी है, उसकी प्रथम पीढ़ी की एक मुखिया की तरह है। और वो आज लिखें या न लिखें, लेकिन वह पीढ़ी हमारे बीच है। उसके बाद की जो स्वातंत्रोत्तर पीढ़ी है उसमें ममता कालिया जी, उषा किरण खान जी, ये लोग भी लिख रही हैं। इसी समकाल में नाशिरा शर्मा जी, चित्रा मुदगल जी, अभी मृदुला गर्ग की एक नई कहानी आई है। तो सुधा अरुणा, मोहिनी माणिक और सिम्मी हर्षित की भी बात नहीं होती है। मैंने देखा है कि हिंदी कहानी में उनके कहानियों के बारे में कहीं उस बात जो है ना के बराबर ही होती है। तो मुझे लगता है कि ये क्या खास वजह होती हैं इन सारे लोगों को ना पढ़ने की या इनके बारे में बात ना किए जाने की, तो मेरे हाथ कुछ खास वजह नहीं लगते हैं। लेकिन जब सन 2000 से 2020 तक के हम दृष्टि को देखते हैं तो एक बड़ा वर्ग है जो स्त्री लेखन में मौजूद है। हम नाम की बजाय उनकी रचनाओं पर ही बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे अल्पना मिश्र की कहानियां हैं, नीलाक्षी सिंह की, प्रत्यक्षा जी की कहानी में एक भाषा में जो है वो कला बहुत ज्यादा है। वो कलात्मक अंदाज में अपनी कहानियां लिखती। उनकी कहानी को पढ़ने के दौरान आपको एकदम से अपने दिमाग, दिल और दृष्टि जो तीनों हैं वो उस रचनाओं पर केंद्रित करके चलना होगा। ठीक यही चीज मुझे किरण सिंह की कहानियों में लगता है। लेकिन किरण सिंह एक बड़ा विमर्श खड़ा करती हैं अपनी कहानियों में, और जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं उसको तोड़ते हुए नई बात करती हैं। चाहे वो सिलवाहा कहानी हो या उनकी दूसरी कहानियां हैं, वो कहानियां बड़े पाठ की मांग करते हैं कि उसकी बार बार पाठ की जाए। इन दिनों सोनाली मिश्र की भी कुछ कहानियां मैंने पढ़ी है। डेस्टिमोना मरती नहीं है, लेकिन हाल ही में उनकी एक कहानी स्त्री काल में जो छपी थी वो कहानी बड़ी थी, विषय बहुत अच्छा था, लेकिन उसका जो बरसने और शिल्प की जो अंदाज थे वो थोड़े से कमजोर रह गए, जिसलिए वो कहानी अपना एक बड़ा स्थान नहीं घेर पाए। अब 2000 से लेकर 2020 के दौरान की जो कहानियां हैं उसको आप अगर गौर से देखिए
तो कस्बों और महानगरों के नए समीकरणों की गाथाएं लिख रही हैं। जब इनमें लिव इन रिलेशन भी है और इनके लिव इन रिलेशन के समीकरण भी हैं। अब प्रेम और दाम्पत्य का नया स्पेस बेशक लिव इन को मान लिया गया है, लेकिन इस समीकरण में जो सुकून है उसमें द्वंद्व बड़ा है, जिसे लगता है कि ये मॉडर्निटी है या फिर अल्ट्रा मॉडर्निटी है लिव इन रिलेशन, उसमें बेशक प्रेम और दाम्पत्य का एक सुकून हो सकता है, लेकिन ये जो द्वंद्व है वह द्वंद्व जो है कई बार हमें इन सीमाओं से परे ले जाती हैं। और कई बार जो इस तरह के लोग होते हैं उनके जो रुदन है, वो जो उनकी सिसकियां हैं वो दीवार के पार होती हैं, वो हम सुन नहीं पाते हैं। जब मैं दीवार के पार की बात कर रही हूँ तो अनिल प्रभा कुमार की मुझे कहानी याद आती है। उनकी कहानी समलैंगिक संबंध पर आधारित है, जो दीवार के पार। माँ अपने बच्चे की इस भाव को नहीं समझ पाती है और उसके साथ एक तरह से उपेक्षित व्यवहार करती है। फिर बेटा आत्महत्या कर लेता है और माँ इस बात को समझ ही नहीं पाती है कि अपने बेटे को वो समझ नहीं पाई या बेटा माँ को नहीं समझ पाया। तो ये जो रिश्तों के द्वंद्व हैं वो समय के साथ बदले नहीं हैं, बल्कि वो द्वंद्व अपने उसी स्वरूप में बरकरार हैं। और यह जब उसी स्वरूप में बरकरार है तब हमें सोचना होगा कि समकालीन कहानियों का ये जो बड़ा फलक है वो कैसे खत्म सा हो रहा है या बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो डिस्कोर्स के रास्ते हम हिंदी साहित्य में नया क्या जोड़ पा रहे हैं। तो अनिल प्रभा कुमार की वो कहानी पढ़ती है और उनकी एक कहानी और है, शीर्षक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें वो लड़की जल जाती है और उसका चेहरा खराब हो जाता है, एकदम से विकृत नजर आता है। अपने उस विकृति को छुपाती नहीं है, बल्कि अपने शॉप में बैठती है और अपने शॉप का सारा काम करती है। लेकिन एक दिन एक बच्चा आता है और उसका चेहरा देखकर सामान लेने की बजाय वो चीख पड़ता है। तब उसके अंदर अपराध बोध होता है कि क्या मेरा चेहरा इतना विकृत हो गया। वो कहानी का शीर्षक नहीं याद आ रहा है। तो वहां पर वो स्त्री का एक अस्तित्व दिखाती हैं और वो चित्रित करती हैं कि चाहे हमारे सामने किसी भी तरह के हालात आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां पैदा हो जाए, हमें हारना नहीं है, बल्कि अपने इस हार को जीत में बदलना ही होगा और समाज को हमारे इसी रूप के साथ, इसी स्वरूप के साथ स्वीकार करना होगा। वो वहां पर उनकी कहानियों में एक जिद नजर आती है और ऐसी जिद बहुत सारे कहानीकारों के कहानियों में नहीं आती है। और कुछ लोगों की कहानियां जो होती हैं एक ट्रेंड में फिट सी होती हैं, जैसे लगता है कि उनकी कहानियां किसी खास ढांचे के लिए तैयार की गई हैं। अभी हाल ही में रूपा सिंह की कहानी की बड़ी तारीफ हो रही थी। उस कहानी को पढ़ने के दौरान मुझे बहुत कहानियां याद आई। खैर वो बात मैं कह चुकी हूँ, वो कहानी अच्छी है, लेकिन मैं कहानी पे बात नहीं, उनकी भी एक कहानी बड़ी अच्छी आई है। ज्योति चावला की उसी के साथ कहानी आई। वो कहानी बहुत बड़ी कहानी है जिस पर बात की जानी चाहिए। अगर आप ऊपर का स्टेंजा नहीं पढ़ते हैं तो 8, 9, 10, 11, 12 का स्टेंजा पढ़ लीजिए। फिर आखिर में आते आते जिस तरह से नए समाज में रेप की विकृति बढ़ी है उसके साथ जो वो जोड़ती हैं, तब बेबो का वो जीवन की जो दिशा है वो बिल्कुल से बदल जाती है। तो ये हमें देखना होगा कि हम उन कहानियों को बदलते हुए क्यों नहीं जोड़ पाते हैं। प्रतिमा सिंह बिल्कुल नई कहानी लिखना शुरू की है। इनकी मैंने कहानी नवलेखन में पढ़ा था, जो कि कथा देश ये का आया था, और उसके अलावा एक पत्रिका आती है उसमें मैंने पढ़ा था। प्रतिमा सिंह की कहानी एकदम से नए तरीके की है। नए तरीके से इन द सेंस कि जो कॉलेज लाइफ होता है, कॉलेज लाइफ में जब हम होते हैं तो वहाँ पे सिर्फ रोमांस ही नहीं होता है, बल्कि कंपटीशन भी होता है। वह कंपटीशन रोमांस का नहीं होता है, बल्कि करियर का होता है, अपने गांव की संस्कृति से निकलने का होता है, बाजारबाद से बचते हुए अपने आप को सेट करने का होता है। कई बार होता है ऐसा कि जब हम गांव से निकलते हैं तो हमें शहर बहुत आकर्षित करता है। शहर का वो आकर्षण हमारे अंदर विचलन भी पैदा करता है, सम्मोहन भी पैदा करता है। कई बार वो मुझे सही रास्ते पे ले जाने का रास्ता दे देता है, तो कई बार हम बर्बाद हो जाते हैं। तो ये बर्बाद होने और बच जाने के जो द्वंद्व हैं, और खास करके इस द्वंद्व के साथ साथ अपने आप को बचाए रखना, क्योंकि आज का जो समय है वो अवसादग्रस्त होने का बहुत जल्दी है। लोग बहुत
बहुत जल्दी अवसाद में चले जाते हैं, छोटी छोटी सी बात पे अवसाद में चले जाते हैं। तो इन अवसादों से बचने का भी समय है कि हम इन अवसादों से बच करके अपने आप को आगे ले जाएं। तो इस तरह की बहुत कम उसने लिखा है प्रतिमा सिंह ने, लेकिन बढ़िया लिखा है। सोनम भी उसी तरह की कहानियां लेकर आती हैं, लेकिन दोनों के स्वर अलग अलग हैं और रेंज अलग अलग हैं। अगर हम समकालीन के स्त्री लेखन की बात करें तो मैं इसको कुछ पॉइंट्स में आपके सामने रखना चाहूंगी। वो है परिवेश और रचना प्रक्रिया। हर लेखक का एक परिवेश होता है और उसकी एक रचना प्रक्रिया होती है। हमें कभी भी पूरब को पश्चिम से नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि किसी भी लेखक का दूसरे लेखक से तुलना करते समय हमें सावधानी बरतनी होगी कि दरअसल उसका जो समय है या उसका जो जगह है उसके हिसाब से वो शब्द वैसे प्रयोग होते होंगे और वहाँ के लोग वैसे होंगे। तो कभी उसकी तुलना करने के समय हमें इसकी एक छोटी सावधानी तो रखनी ही पड़ती है। उसके बाद जीवन मूल्यों में बदलाव। आज का हमारा जो जीवन मूल्य है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। हम उस पुराने संस्कृति के हिसाब से न रहे हैं न रहना चाहते हैं और हम बहुत तेजी से बाजारीकरण के साथ अपने आप को जोड़ने लगे हैं। और जब हम जोड़ने लगते हैं तब उसके हिसाब से रहने की जो हमारे अंदर आदत पैदा होती है वो हमें सो कॉल्डिज्म की तरफ ले जाता है। और यह सो कॉल्डिज्म जो होता है हमें पतनशील भी बनाता है और दुराग्रही भी बना देता है। और नई नैतिक दृष्टि, आज की जो दृष्टिकोण है वो नैतिकता के पैमाने भी बदल गए हैं। तो नया जो समकालीन कथाकार जब लिखता है तो उसके नैतिकता बोध जो है पुराने नैतिकता के साथ मैच नहीं करते हैं, वो अलग हो जाते हैं। उसके अलावा उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं स्त्री पुरुष संबंधों में परंपरागत दृष्टि का नकार हुआ है। आज की तारीख में आप देखिए कि लिव इन की बात तो हमने कर ली, उसके अलावा भी आप देखिए कि ट्रेडिशनल मैरिज के कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं। अब उसकी जगह एक समारोह ने ले लिया है। या फिर अगर ये दूसरा इसका ये है कि कोर्ट में गए, शादी किए, पार्टी दिए, बुके दिए, खत्म हो गया। तो ये जो परंपरागत ट्रेडिशनल कल्चर था वो कहीं न कहीं नए समय के साथ बदल से गए हैं समकालीनता में, जो मैं देख पाती हूँ नए कहानियों में। उसके बाद जीवन के आर्थिक पक्ष की प्रधानता हुई है। आज की तारीख में जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों ही लोग कामगार हैं और दोनों के अपने अपने एजेंडे हैं, अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। तो समकालीनता ने इस समकालीनता की कहानियों में यह बहुत तेजी से जगह बनाया है। उसके अलावा तीव्र व्यवस्था विरोधी स्वर, हम आज जो है बहुत तेजी से विरोध के लिए खड़े होते हैं, लेकिन हाँ वह विरोध हमारा लंबे समय तक नहीं चलता है, बल्कि थोड़े समय के बाद ही हम उस विरोध से पीछे भी हटने लगते हैं। कहीं न कहीं हम उस विरोध में जो होता है अपने आप को या तो सेट नहीं कर पाते हैं या सेट करते हैं तो पीछे कर लेते हैं। सातवां जो मैं समझती हूँ पॉइंट मैंने अपने हिसाब से बात रखा है वो राजनीतिक गतिविधियों से निकट संबंध। आज के कथाकार जो हैं समकालीन कथाकार हैं उनका पावर, पैसा और पोजीशन के साथ बड़ा सम्मोहन सा नजर आता है, लगाव सा देखने को मिलता है। वो जमाना और था जब कहा जाता था कि लेखक जो होता है वो हमेशा सत्ता का प्रतिपक्षी होता है, लेकिन अभी का जो समय है वो प्रतिपक्षी का नहीं है बल्कि मुखपत्र का भी चल रहा है। तो ये मुखपत्र का जो दौर है उसने समकालीन कहानी में जगह घेरी है। आप देखेंगे कि विचार के साथ आपकी कहानियां भी प्रभावित होती हैं, वैचारिकता आपके लेखन को प्रभावित भी करती है। तो समकालीन समय की कहानियों में आपको यह बोध भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा आगे जब हम बढ़ते हैं तो कहानी का बौद्धिक पक्ष, आज बौद्धिक पक्ष को लेकर बड़ी बहसें होती हैं कि बौद्धिकता में ये चल रहा है, बौद्धिक वो। तो खैर कहानियों में भी बौद्धिकता का जो नैरेटर, मैं कहूंगी कि नैरेटर जो है बहुत तेजी से बदला है। उस नैरेटर को समझने के लिए संजीव कुमार एक इम्प्ले की शब्द का प्रयोग करते हैं। हमें लगता है उस इम्प्ले शैली को भी हमें समझना होगा। और 9 पॉइंट जो मैंने रखा है वो नगर महानगर की कथा कहानी। आज की तारीख में जब हम समकालीन
समकालीन की बात कर रहे हैं तो समकालीन एक बड़ा वर्ग घेरता है, एक बड़ी जगह घेरता है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम लोगों को बांटना शुरू कर देते हैं। ये नगर का है, ये महानगर का, ये कस्बा का है, ये अर्ध शहरी है, ये इसकी कहानी में कस्बाई जीवन है, इसकी कहानी में स्त्री का कस्बाई समाज है। तो ये जो चीजें हैं, ये विभाजन आपको नए समय के समकालीन में आपको ज्यादा मिलेगा और खास करके 2009 से 2020 के दौरान आपको सबसे ज्यादा ये मिलेगा। नई भाषा और समृद्ध शिल्प, जब नई भाषा और समृद्ध शिल्प की बात करती हूँ तब मुझे समकालीन में आकांक्षा पारे की एक कहानी याद आती है जो उन्होंने Alt Shift Control Delete लिखा था। वो एक कहानी मशीन केंद्रित है जिस पर राकेश बिहारी जी ने भूमलोटर संग्रह में अपने बड़ी अच्छी व्याख्या भी उसकी दी है और बहुत खूबसूरत उसका समीक्षात्मक स्वरूप पेश किया है। तो जब मशीन से हम संचालित होने लगे हैं तो भाषा में मशीनी शब्दों का इस्तेमाल से हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। आज एक और बड़ा बहस हमारे सामने खड़ा है, वो नई वाली हिंदी। नई वाली हिंदी में मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा है, चाहे वो अनु चौधरी हो, चाहे अंकिता जैन हो, चाहे विजय श्री तनवीर हो। विजय श्री तनवीर की पहले पार्ट की कहानी में मुझे खिड़की बहुत पसंद आई थी, लेकिन दूसरे पार्ट की कहानी में उस रात का नाम अंधेरा है, वो बड़ा अच्छी, मतलब मुझे बहुत पसंद आया था। अब जब अगर हम खिड़की की बात करते हैं तो मुझे सोनी की एक कहानी याद आती है, साड़ी अनाड़ी न माने मोर। उसमें एक बड़ा विमर्श खड़ा करती है। वो स्त्री अपने परिवार से न लड़ती है, न सीधे तौर पे झगड़ा करती है, बल्कि एक स्त्री ही स्त्री को जब सताती है तो वो एक निर्णय लेती है। एक उम्र के बाद वो शादी करती है, फिर अपनी बेटी को पढ़ाती है और बेटी जो है, जब बेटी को एक लड़का खत लिखता है तो वो चुपके से उसको बहवा देती है, क्योंकि उसके सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि मुझे अपने आप को बहुत आगे ले जाना है। इसी बात को वंदना गुप्ता अपनी कहानी में बिल्कुल अलग तरीके से उठाती हैं। कहानी का मुझे शीर्षक ध्यान नहीं आ रहा, अक्सर मुझे उनकी कहानियों के शीर्षक भूल जाते हैं। वंदना गुप्ता जी कहेंगे कि मेरी ही कहानियों का शीर्षक भूलना होता है। खैर, मैं कई लोगों का भूल जाती हूँ, छोटा सा दिमाग है और इसीलिए मैं डायरी अपनी संजो के रखती जा रही हूँ कि कहीं वो इतिहास तैयार करने में ये चीजें भूल न जाऊं। तो वो कहानी जो है ये सोनी की कहानी का एक अगला स्वरूप पेश करती हैं वंदना गुप्ता जी। तब मुझे लगता है कि चाहे आप गांव में बैठकर लिखे या शहर में लिखे, दरअसल स्त्री का जो हृदय है वो स्पंदित होता है और वो हृदय का जो स्पंदन है वो कहीं न कहीं कलम के साथ जुड़ा है। तो ये स्पंदन का जो समीकरण है वो सारे समीकरणों से बड़ा है। न वो स्त्री का समीकरण है, न पुरुष का है। दरअसल वो जो सबसे बड़ा समीकरण है वो पहचान का है, अस्तित्व का है और अपने आप को बनाए रखने का है। और ये जो बनाए रखने की समझ है वो समकालीन कहानी में सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा। और समकालीन कहानी का चूंकि इतिहास बहुत बड़ा है, लेखन का रेंज बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो मेरी भी एक अपनी एक सीमा और एक क्षमता है कि मुझे जितना याद आता गया और जो मुझे याद आते गए उन सारे लोगों को मैं अपने इस कहानी के केंद्र में रखती चली गई हूँ। हालांकि नए समय के कहानी संग्रहों में एक चीज और विमर्श के तौर पे खड़ा हुआ है, वो है देह विमर्श। हालांकि यह विमर्श अभी तक गांव में नहीं पहुंचा है, क्योंकि गांव की जो लड़ाई है वो अभी भी अपनी बात कहने, अपनी बात मनवाने और शिक्षा की और दूसरी आर्थिक आजादी की। तो ये जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक सारी लड़ाइयां व्यर्थ हैं। रजनी गुप्त जी की ऐसे में मुझे एक कहानी याद आती है, अपने अपने घेरे। अपने अपने घेरे जो कहानी है वो परिवार के अंदर की कहानी है, आपसी रिश्तों के टकराहट की कहानी है। हालांकि एक संग्रह में उसे इंसेस्ट की कहानी कह के प्रस्तुत किया गया है, शोषण की कहानी कह के प्रस्तुत
प्रस्तुत किया गया है, मुझे थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि वो कहानी आपसी रिश्तों के घेराव की कहानी है। भाई बहन और भौजाई के बीच के जो अपनत्व की मिठास है, उस मिठास में जो संदेह और कलह का जो एक बूंद गिरता है, उस बूंद से जिस तरह से कड़वाहट फैलता है, उस कड़वाहट की कहानी है। तो रजनी गुप्त अपनी उस कहानी के माध्यम से जो संदेश देना चाहती हैं, वो संदेश कहीं ना कहीं एकदम से बेपटरी हो जाता है। गत सालों में सोनाली सिंह का एक कहानी संग्रह आया था, क्यूटी पाई। हालांकि क्यूटी पाई उसी समय चर्चा में रही और उसी समय खत्म हो गई। जब क्यूटी पाई की का ध्यान मुझे आ रहा है, तो मुझे एक कहानी याद आ रही है बिपिन चौधरी की। बिपिन चौधरी की कहानी उस समय पब्लिश हुई थी जब राजेंद्र यादव जी जिंदा थे। राजेंद्र यादव जी ने उस कहानी का कुछ अंश बदलने के लिए उनको दिया। इत्तेफाक से उस दिन मैं बिपिन जी के साथ ही थी। बिपिन जी ने कहा, बताओ भला कहानी भी कोई ऐसे लिखता है? एकदम से वो निराशा के बोध में बोली कि अच्छा, कहानी कोई ऐसे भी होती है। खैर, उन्होंने उस कहानी को बदल करके फिर दिया। उस कहानी में एक बिंब के तौर पे पेंटिंग को लेती हैं, और उसमें पेंटिंग में जो चित्र होता है, उस चित्र के आधार पे वो कहानी को लेकर आगे बढ़ती हैं। तब मुझे विदेशी रचनाकारों की कहानियां एकदम से ध्यान आती हैं। क्लियोपेट्रा की कहानियां, या फिर अभी नए समय की जो लोग लिख रही हैं अंग्रेजी में, उन लोगों की कहानियां, मर्लिन मुनरो के एकदम आंख मुझे एकदम से ध्यान आ जाती है कि क्या ऐसे लिखा जाता है। अभी बर्गसी की कहानी मुझे आ जाती है, ध्यान आ जाती है। और एक अफगानी कथाकार है, उनका नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, तो उनकी कहानियां भी मेरे दिमाग में आ जाती है जब वो एक पेंटिंग के माध्यम से पूरा एक उपन्यास गढ़ती हैं। और वो उपन्यास से पहले कहानी होती है, कहानी को बाद में वो उपन्यास में कन्वर्ट करती हैं। उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, माफ कीजिएगा आप लोग, अफगानी कथाकार हैं। तो उनकी कहानी, ये तीन कहानियां मुझे एक जैसी एकदम से एक से याद आती हैं। वो सोनाली सिंह, क्यूटी पाई, बिपिन चौधरी, उसके बाद वो सम अफगानी। तो ये इस चीज को आधार पे मैं कह सकती हूँ कि स्त्री कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी स्थान पे हो, किसी भी जगह में हो, दरअसल जो उसका समकाल है उसको बहुत तेजी से जोड़ता है। वो उसका इससे मतलब नहीं होता है कि वो किस जगह पर है, उसका संदर्भ सिर्फ ये होता है कि स्त्री जो है, जब स्त्री लिखती है तो स्त्री के देखने का दृष्टिकोण क्या होता है। अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से देखती हूँ तो पॉलिटिकल कहानियां बहुत कम लोगों ने लिखी हैं, लेकिन हाँ, प्रज्ञा रोहिणी मैम पॉलिटिकल एंगल से रचनाओं को करती हैं, और उनके कहानियों में, उनकी रचनाओं में जो ठहराव है, जो अंदाज है, वो अद्भुत होता है। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह से समकालीन कहानी को देखा जाना चाहिए। समकालीन में आज की तारीख में सिर्फ मैं 2000, बार बार मैं दोहरा रही हूँ कि 2009 से 2020 की मैं बात करूँ तो हजारों की संख्या में लोग लिख रही हैं। कोई जम्मू कश्मीर में बैठ के लिख रहा है, तो कोई हिमाचल के कंदराओं में बैठकर लिख रहा है, तो कोई उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बैठकर लिख रहा है, तो कोई उत्तर प्रदेश के पगडंडियों से लिख रहा है, तो कोई महाराष्ट्र के कपास के खेतों में बैठकर लिख रहा है। तो दरअसल लेखन की जो ये सीमा है वो बंधी नहीं है, स्त्री की तो कतई नहीं बंधी है। तो जब हम मूल्यांकन करने बैठते हैं तो हम सिर्फ नामों का मूल्यांकन करते हैं, हम उसके रचना के अंतः में बैठने की बात नहीं करते हैं, उसके रचना की बोध की बात नहीं करते हैं, उस रचना के नरेशन की बात नहीं करते हैं, हम उस रचना के पात्र के माध्यम से यथार्थ की बात नहीं करते हैं। जबकि यथार्थ की बात किए बिना हम कल्पना में हमेशा नहीं उड़ सकते हैं। जैसे आज की तारीख में टिड्डियों का आतंक है और कोरोना का भय है, क्या ये कोरोना और टिड्डियों का जो आतंक है ये हमारे दिमाग से निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। बेशक आज नहीं लिख सकते हैं, आज इस बात को नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक कथाकार के दिमाग के किसी न कोने में, किसी तह में यह बात जरूर बैठी रहेगी कि आने वाले समय में इस संदर्भ को हमको लेना है, कोट करना है और लिखना है।
तब हम इस बात को सही बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि हाँ ये लिखना है। जयंती रंगनाथन का कहानी संग्रह एक लड़की 10 मुखौटे, आप उसको पढ़िए। उन्होंने जो शीर्षक दिया है आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि शीर्षक कितना चौंकाने वाला है, एक लड़की 10 मुखौटे। हालांकि इस लाइन पर कुछ लोगों को आपत्ति भी हो सकती है, क्योंकि आज की तारीख में जो डिस्कोर्स का एजेंडा है वो बड़ा सेट है। ऐसे सेट एजेंडे में हम अपने आप को फिट नहीं पाते हैं, तो हमें इस सेट एजेंडे से बाहर निकलना होगा कि जो नया है या जो पुराना है उसे हम छोड़कर नहीं चल सकते हैं। इन सारे लोगों को जब हम समकाल के साथ देख रहे हैं, मैं ममता कालिया मैम के बात को फिर उसी संदर्भ को दोहराती हूँ जब वो कह रही थी या वो कहती हैं कि एक समय में लिखने वाले सभी समकालीन हैं। तो फिर ऐसे में हम उत्तर पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण में बांटने की बजाय सिर्फ हम स्त्री के उस लिखे को एक साथ क्यों नहीं याद करते हैं? ये मेरे सामने बड़ा सवाल आता है। इसीलिए मैंने किसी एक राज्य में किसी एक सीमा में बांध कर बात नहीं करने की कोशिश की, बल्कि मैंने एक छोटा सा फलक रखने का प्रयास किया कि दरअसल समकालीन जो हिंदी कथा है, हिंदी कहानी है, कथा नहीं, कथा में तो उपन्यास का भी आ जाएगा, हिंदी कहानी है, उस कहानी में ये जो रेंज जो व्यापकता है, उस व्यापकता को हमें बांधना नहीं है, बल्कि उसके सूक्ष्म व्यापकता को छूते हुए हमें उसमें नई कड़ी जोड़नी है। हमें कड़ियों को तोड़ना नहीं है, वर्ग विभाजन नहीं करना है, चाहे स्त्री विमर्श के नाम पर या दलित विमर्श के नाम पर। आज की तारीख में दलित कहानियां खूब लिखी जा रही हैं, विमर्श भी बहुत हो रहा है, लेकिन मुझे एक चीज याद आता है कि एक बार एक कार्यक्रम का आयोजन मेरे ही देखरेख में मैं मॉडरेटर थी, मेरे निर्देशन में हो रहा था। उसमें कुंवर शिवराज सिंह बेचैन जी को बुलाया गया, लेकिन उनका गाड़ी पार्क नहीं होने की वजह से वो खास पर्टिकुलर दलित विमर्श में था, वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि मुझे पार्किंग नहीं मिल रही और मैं इस डिस्कोर्स से अलग होता हूँ। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम जिस मिट्टी से उठे हैं, जिस जगह से उठे हैं और जिनके लिए हम लड़ाई खड़ा कर रहे हैं, हम उसी बात से पीछे हट रहे हैं। तो ये सोचने की जरूरत है कि हम स्त्री को स्त्री से अलग क्यों करते हैं, और या स्त्री के लेखन को हम खांचे में क्यों बांटते हैं। हमें बांटना नहीं है, बल्कि जैसे साहित्य का एक स्वरूप है कि साहित्य अपने आप में एक बड़ा संसार है, उस बड़े संसार को हम छोटे छोटे खड्डों में क्यों डिवाइड करते हैं, फिर उस खड्डे में मूसर मारते रहते हैं। मूसर मार के जैसे धान कूटने की प्रवृत्ति होती है कि धान उसमें डाल दिया, फिर मूसर चलाते रहो चाहे वो खुद्दी क्यों ना हो जाए। तो भाई हम खुद्दी क्यों करते हैं? हमें खुद्दी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके समूचे दाने पर ध्यान रखना चाहिए कि एक जो डिस्कोर्स खड़ा हो रहा है या एक जो लड़ाई खड़ी की गई है वो बहुत बड़ी है और उस लड़ाई को खत्म नहीं करना है। अब 2009 से में भी अगर हम देखते हैं तो 2011 से लेकर 2020 में बहुत सारे लोगों का आया। उसमें दिव्या माथुर है जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं, लाइब्रेरियन है शायद। उनकी कहानी संग्रह मुझे नहीं लगता कि किसी ने पढ़ी होगी, लेकिन उनकी कहानियां विद्यालाल और चंद्रकिरण सोनरक्षा के समकक्ष हैं। क्योंकि अगर कोई स्त्री घर में है, अगर वो घर की समस्याओं के आधार पे कुछ लिख रही तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक भोगा हुआ सच है। जो भोगा हुआ सच है और सुना हुआ सच है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो जो व्यक्ति जो चीज भोगता है उसे उसी शैली में कहता है, तो उस शैली को हमको स्वीकार करना चाहिए, हमें उसके अंदाज को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम छोटी बात पे बड़ी लड़ाइयां करते हैं और कुछ लोगों के शिल्प को लेकर के दिक्कतें होती हैं, प्लॉट की चोरियां होती हैं। और एक समकालीन में एक और लाइन मैं जोड़ना चाहूंगी, वो है क्रॉफ्टिंग। समकालीन में भोगा हुआ सच जो लोग लिख रहे हैं उनकी चर्चाएं कम होती हैं, बल्कि जो क्रॉफ्टिंग करके या मॉडर्निटी के हिसाब से या बाजार के हिसाब से या पोस्ट मॉडर्निज्म के हिसाब से लिखा जा रहा है, उसको हम ज्यादा कैच करने लगे हैं। तो हमें नई हिंदी, पुरानी हिंदी, फलाना ढिमका हमको नहीं रुचता है। मेरा मानना सीधा सा है कि हिंदी साहित्य का जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा है। उस स्वरूप में बहुत सारे चीज हैं, कुछ पौधे हैं,
कुछ गमले हैं, कुछ पेड़ हैं, कुछ दरख्त हैं, कुछ टहनियाँ हैं, तो कुछ में टहनियाँ नहीं हैं, कुछ ठूठ हैं। तो दरअसल इन सारी चीज़ों को मिला करके हमें इस बात को समझना होगा कि दरअसल यह संपूर्ण चीज़ जो है वह साहित्य है। साहित्य में समाज है और समाज में साहित्य है। हमें इसको अलग नहीं करना चाहिए। चाहे तो इसीलिए कभी मुझे बहुत सारी कहानियां, जैसे विवेक मिश्र की कहानियां हैं, विवेक मिश्र की कहानियों में स्त्री पात्र बड़ी स्ट्रांग है। हाल ही में मैंने उनकी कहानी कारा पढ़ी थी। कारा कहानी को आप पढ़िए, कहीं से भी आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते और वो कहानी आपको बांध लेती है। और उस कहानी को पढ़ते हुए मुझे एकदम से मृदुला शुक्ला की कहानी की भी याद आती है। मैंने उनकी हाल ही में 3 कहानियां पढ़ी हैं। कहीं कहीं कुछ थोड़ी कमियां हैं, कुछ में कमियां नहीं है, लेकिन कहानी बड़ी अच्छी हैं। तो उन कहानियों पर हम बात क्यों नहीं कर पाते हैं? हम कहानी पर बात नहीं करते हैं, रचना पे बात नहीं करते हैं। दरअसल हम व्यक्ति के स्थापना और व्यक्ति के खारिज करने में यकीन करने लगते हैं। तो ये गलत है। नए लोगों के नए तरीके हो सकते हैं, नए परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, नए समीकरण हो सकते हैं, लेकिन साहित्य का जो सबसे बड़ा समीकरण है वो है समाज। और समाज में बहुत सारी चीजें हैं। उपेक्षा है, अपेक्षा है, उत्तेजना है, दर्द है, तकलीफ है, राजनीति है, समाज नीति है, अर्थनीति है, बाजार नीति है। तो इन सारे नीतियों, रणनीतियों के इर्द गिर्द ही रचनाएं होती हैं। तो उन रचनाओं के साथ हमें मिल करके ये समझने की जरूरत है कि नया जो समकालीन खड़ा हुआ है वो दरअसल स्त्री का समकालीन है और हमें स्त्री के समकालीन को अलग अलग नहीं बांटना है। और मैंने देखा है कि साहित्य में लोग लड़ाते भिड़ाते बहुत हैं। तो इन सारी लड़ाइयों को छोड़ करके हमें लगता है कि पढ़नी चाहिए, चीजों को पढ़ना चाहिए। और आज की तारीख की जो सबसे छोटी समकालीन रचनाकार है वो है सोनम। उसकी उम्र बहुत छोटी है, अभी वो पीएचडी कर रही है, लेकिन उसने कहानियां बहुत बड़ी लिखी हैं। उसकी कहानी कथा देश में आई थी, नया ज्ञानोदय में आया था और 1-2 ब्लॉग्स पे भी आया था। तो उन कहानियों पर हम बात करते हुए कतराते हैं। यह काम मैंने देखा है कि ममता कालिया मैम खूब करती हैं। वो नए लोगों को पढ़ती हैं और उनकी रचनाओं की बात भी करती हैं। तो हमें उन रचनाओं की बात करनी जरूर करनी चाहिए। मैं नामों पर नहीं, मैं रचनाओं पे बात कर रही थी। इसलिए 1 घंटे के कार्यक्रम में सभी कुछ समेट पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी मेरे दिमाग ने, मेरे दिल ने और जितना मुझे समझ में आया, मैंने उसे अपने तरीके से आप सबके सामने एक स्वरूप रखा, खास करके समकालीन हिंदी लेखन और स्त्री। क्योंकि स्त्रियों के लेखन को हमेशा समूह में बांटा गया, लेकिन ऐसे में मैं सुधा अरोड़ा जी के उस संदर्भ को जरूर कोट करूंगी जहां पे वो लिखती हैं कि आज की तारीख में स्त्री पुरुष लेखन नहीं रह गया है, बल्कि दोनों ने अपनी एक बड़ी जगह बना ली है। तो उसी बड़ी जगह की बात करते हैं। और जिन रचनाओं पे मैं बात नहीं कर पाई हैं उन रचनाओं पर मैं अगली कड़ी में बात करूंगी। थोड़ा इंतजार करें, आप सब हमारे साथ बने रहें। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने किसी का सवाल नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय हो चुका है, तो हमें क्षमा करें। मैं सवालों के जवाब बाद में देखूंगी और बाद में जवाब दूंगी। हम अपने सभी वरिष्ठों, अग्रजों, अनुजों सभी को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। शुक्रिया।